जैसे सेंग जी वापस आता है तो जो फुरोंग के ग्रैंडफादर होते हैं कहते हैं आप आ गए और आपने किसी को बताया भी नहीं। कम से कम एक बार बताना तो चाहिए था ना, आपकी हैबिट के बारे में तो किसी को पता ही नहीं चलता है। वैसे आपकी डिजायर क्या है, कुछ बताना चाहेंगे? कहते हैं मेरे कोई डिजायर नहीं है और आप मेरे बारे में चिंता मत करिए। इधर हम देखते हैं कि 4-5 लड़कियां होती हैं जो यूलान की दोस्त होती है ना, वो हिज एक्सीलेंस को कुछ ज्यादा ही प्यार करती थी। एक हिसाब से कह सकते हैं उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। वहां पर सब मिलने का सोच रही होती है कि उनसे कैसे मिला जाए, उनके दिल में कैसे जगह बनाई जाए। कुछ न कुछ ऐसा करते हैं जिससे हिज एक्सीलेंस को कम से कम हम लोग देख ही पाए। क्योंकि यूलान मिलकर आई थी तो यूलान तो अपने दोस्तों के बीच बहुत ज्यादा फेमस हो गई थी। शेंगजी बहुत उदास होता है तो वो पत्ती लेता है और वहां पर गाना बजाना शुरू कर देता है। जब वो गाना बजा रहा होता है तो सबके सब कहते हैं इतनी प्यारी मेलेडी कौन बजा रहा है और इसमें इतना दुख क्यों है इतना दुख? भला कहती है कि आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। इधर फुरोंग भी वो म्यूजिक सुन रहा होता है। वहाँ पर यूलान जाती है। यूलान कहती है ये बताओ हिज एक्सीलेंस और होटल एलम में ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से शेंगजी बहुत परेशान है? लॉर्ड बाइचेंग की वजह से? कहता नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम ज्यादा सोच रही हो। कहती नहीं कुछ तो स्ट्रेंज हुआ है, प्लीज मुझे बता दो। कहता मैंने कहा ना कि कुछ भी स्ट्रेंज नहीं हुआ है। वो कहती थैंक गॉड मेरे हिज एक्सीलेंस बच गए। इधर फुरोंग बैठा हुआ होता है और सोच रहा होता है कि आखिर यूलान ऐसा क्यों सोच रही थी। अभी हम देखते हैं डिवाइन रियलम में एक खास तरह का प्रोग्राम रखा गया था जहाँ पर इमोर्टल रियलम के लोगों को भी बुलाया गया था और वहां पर सेनली भी आने वाली थी। तो फुरोंग वेट कर रहा था अपने दोस्त का जो कि आने वाला था, लेकिन वो काफी ज्यादा इंतजार करवा रहा था। जो भी आ रहा था वहां पर साइन कर रहा था। फुरोंग का दोस्त और एक लड़का और जा रहा था, उन्हें बीच से ही कोई पकड़ कर लेकर चला जाता है। इधर सेनली भी प्रोग्राम में आ चुकी थी। जैसे ही आती सबके सब अब आपस में बातचीत करने लगे कि ये यहाँ पर क्या करने आई है। कहती है मैं बैंक्वेट अटेंड करने आई हूँ, होलीनेस ने मुझसे कहा था। डिवाइन रियलम के गॉड होते कहते हैं मुझे तो बिल्कुल नहीं पता था कि आप यहाँ पर आई हैं। वो बाईचेंग का मजाक उड़ाने लगता है तो बाईचेंग भी थोड़ी देर शांत ही रहती है। वो जाती है अपना सिग्नेचर कर देती है। जैसे सिग्नेचर करती तब तो वहां पर फुरोंग आ जाता है। फुरोंग के आते ही वहां पर सबको पता चल जाता है कि ये तो होने वाली वाइफ है। मतलब र्यूमर्स नहीं है, सच है कि सेनली शादी करने वाली है। फुरोंग सब पूछ रहे होते हैं कि क्या सच में तुमसे शादी करने वाली है? कहते हैं कि हाँ शादी तो हम लोगों की होकर ही रहेगी। कहते हैं कि फुरोंग उसको डिवाइन रियलम पूरा दिखाने के लिए निकल पड़ता है। वो एक एक चीजें दिखा रहा होता है। जैसे जैसे सेनली आगे बढ़ती है उसको बहुत अच्छा लग रहा होता है। वो उसके साथ ड्रिंक करती, बातें करती और मैरिज की भी बात करती। लेकिन दोनों के बीच वहां पर एक डील होती है कि हम दोनों शादी जरूर करेंगे, लेकिन शादी के बाद ना एकदम हस्बैंड वाइफ की तरह नहीं रहेंगे। तुम अपनी जिंदगी जीना, मैं अपनी जिंदगी जीऊंगा। हम दोनों एक दूसरे की लाइफ में जरा सा भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो कहती है डील डन, हम लोग ऐसे ही रहेंगे। कहते हैं ठीक है, फीलिंग्स नाम की कोई चीज नहीं होगी। उन दोनों की वहां पर डील साइन हो जाती है। सडनली आगे उठकर चली जाती है। इधर हम यूलान को देखते हैं जो कि बैठी हुई होती है अपने दोस्तों के साथ और कहती है कि अपने चाम को देखने का मौका कैसे मिलेगा। लेकिन उसे पता चल जाता है कि सेनली भी वहां पर आई हुई है। अब उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि सेनली यहाँ पर क्या करने आई है। ये यहाँ पर आई है तो इसको सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। और अब सेनली क्या कर रही होती है ना, उसी तरह जिस तरह सेंगजी बांसुरी बजा रहा होता है वो भी पत्ती से बढ़िया से मेलेडी निकालने लगती है। जैसे यूलान और उसके दोस्त सुनती कि ये तो वही मेलेडी है जो कि हमारे हिज एक्सीलेंस बजा रहे थे तो उसको और भी गुस्सा आता। इतना ज्यादा दर्द छुपा होता है उस मेलेडी में कि फुरोंग की आंखों से तो आंसू ही निकल पड़ते हैं। वो बहुत ज्यादा रोता है। उसके दोस्त कहते हैं चलो हम लोगों का बैंक्वेट में जाने का टाइम हो गया है। सेनली अभी तक मेलेडी बस बजाए जा रही थी। तब तक वहां पर यूलान अपने दोस्तों के साथ आ जाती है कि मुझे सेनली से मिलने जाना है। लेकिन फुरोंग रोक देता है कि सेनली से नहीं मिल सकती, सेनली से दूर रहो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने तुम लोगों को पहले भी बताया, अभी भी बता रहा हूँ, को दूर हट जाओ वहां से। यूलान चली तो जाती है। यूलान अपने भाई को बहुत परेशान करती है कि कब तक बचाओ। फुरोंग डर रहा होता है कि ये जिस तरह से लड़कियां बिहेव कर रही है ना, सेनली के हाथ में आ गए तो सेनली छोड़ेगी नहीं जिंदा, इसीलिए इन लोगों को दूर रखना जरूरी है। लेकिन वो चारों की चारों लड़कियां अब आपस में ही खिचड़ी पकाने लगी थी कि जरूर इस सेनली का हिज एक्सीलेंस के साथ चक्कर चल रहा है, तभी तो वो उस तरह की बांसुरी बजा रही है। दोनों का बांसुरी एक जैसी कैसे हो सकती, तो वो सब मिलकर एक प्लान बनाते हैं। सबसे पहले सेनली के पास एक सूप लेकर जाते, कहते आप पी लीजिए। वो पी लेती है। जैसे वो लड़की जाने लगती है तो सेनली का जो हथियार होता है उसे रोक देता है। जहर मिलाया है लेकिन बहुत कम मात्रा में मिला है, ये मुझ पर असर नहीं करेगा।
कहती है क्या तुम्हें कैसे पता चला कि इसमें जहर है? कहती है मुझे सब कुछ पता है। तब तक तीनों लड़कियां भी आ जाती है उसे परेशान करने के लिए। सेनली कहती है तुम लोग क्या चाहती हो? उधर का सीन कट हो जाता है, इधर फुरोंग को कुछ आवाज सुनाई पड़ती है। उसे पता चल जाता है कि सेनली ने उन चारों के साथ बहुत बुरा कुछ किया होगा। जैसे ही वो भाग कर आता है तो देखता है कि सेनली बारबेक्यू खा रही है और कुछ गहने नीचे पड़े हुए हैं। उसे लगता है कि उसने सबको काट के भून के पका लिया है और आराम से खा रही है। वो फुरोंग तो खूब डर के मारे कपा रहा होता है कि तुमने उन लोगों के साथ क्या किया। कहती है तुम भी खा लो, बहुत सारा खाना है। बैठ जाता है डर के मारे। तभी उसके ऊपर नजर जाती है कि वो तीनों लड़कियां ऊपर लटकी हुई है तो खुश हो जाता है। कहता है कि थैंक गॉड तुमने इन लोगों को मारा नहीं, लेकिन इन लोगों ने तुम्हें बुली करने की कोशिश की। कहते हैं कि इतनी हिम्मत किसमें जो मुझे बुली कर सके। कहता है हाँ हाँ सही बात है, लेकिन तुम्हें अब संभल कर रहना पड़ेगा। तीनों को नीचे गिरा दिया जाता है और ये बात अब सब जगह फैल चुकी होती है। ग्रैंडफादर आ जाते हैं। सेनली सारी बातें ग्रैंडफादर को बताती है और कहती है कि यहाँ पर मुझे ऐसे ट्रीटमेंट मिली है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। ग्रैंडफादर सबको बहुत डांटते हैं और वहाँ पर सेनली की सुरक्षा के लिए किसी दूसरी जगह पर भेजने का प्लान बनाते हैं। वो कहते हैं तुम थोड़ी देर के लिए दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाओ। वो दूसरी जगह पर जाती है, टहल रही होती है और उसे नहीं पता होता है कि असल में वो सेंगजी की जगह है। जब वहां पर जाती है तो जो सेटअप होता है ना, बिल्कुल जैसे पृथ्वी पर था ना, तो ना सेम टू सेम सेंगजी ने वैसा ही बना रखा था। उसे हर एक बात याद आने लगती है। वहां पर बहुत सारी मछलियां होती हैं। जैसे वो मछलियों को देखने लगती है तो वो सब बच्चों में कन्वर्ट हो जाते हैं और उसको बहुत परेशान करने लगते हैं। पकड़ कर नीचे घसीट लेते हैं और उसके साथ खेलने लगते हैं। पहले सेनली को बुरा लगता है, लेकिन बाद में वो भी खेलने लगती है। सेंगी जब उसको ऐसे ना देखता है ना तो उसकी भी स्माइल आ जाती है, लेकिन फिर वो इग्नोर करता है कि मैंने तो तुम्हें देखा ही नहीं। वो बाहर निकलती है और सारे जितने बच्चे होते हैं फिर मछली में कन्वर्ट हो जाते हैं। कहता है क्या हुआ, तुम्हें भूख लगी है क्या? कहती नहीं नहीं मुझे बिल्कुल भूख नहीं लगी है। कहता है लगी तो है, लगता है बच्चों ने ज्यादा परेशान कर दिया। सारे बच्चे बाहर निकालते हैं और वहां पर सेंगजी अब जाता है और सबको छड़ी से धीरे धीरे मारता है, बस नाटक करता है उन बच्चों के सामने और कहता है आज के बाद कभी किसी को परेशान मत करना। कहते हैं ठीक है, नहीं परेशान करूंगा। बच्चे भी खूब नाटक करने लगते हैं, लेकिन नाटक नाटक में वो सेनली को पकड़ लेते हैं। वहां पर सेंगजी भी बहुत ऐसे स्माइल करने लगता है। कहती है बच्चे तुम्हारा मनोरंजन करते? कहता हाँ, गार्डन की देखभाल करते हैं और यहाँ पर आज के बाद से यही तुम्हारी देखभाल करेंगे। कहती है क्या? कहता है कि हाँ यही सब तुम्हारी देखभाल करेंगे। वो जितने भी बच्चे होते हैं ना सुबह उठकर झाड़ू पोछा सब कुछ करते हैं, मुंह को भी पोंछते हो। कहती बस भी करो, तुम लोग मुझे कितना परेशान करोगे। सारे बच्चे कहते हैं मुझे ऑर्डर मिला है और अभी तक तुमने कुछ खाया नहीं है, तुम्हें कुछ खाना चाहिए। कहती नहीं नहीं भूख नहीं लगी है। वो सारे बच्चे कहते हैं कि खाना नहीं मिला, लेकिन हम लोगों को तो भूख ही नहीं लगती ना, हम लोग तो पानी में रहते हैं, हम लोग ऐसे ही कुछ खा लेते हैं, आपको तो खाने की जरूरत होगी, इसी वजह से हम लोग जा रहे हैं, माफ कर दीजिएगा कि हम खाने का ध्यान नहीं रख पाए। पीछे से यूलान आ जाती है जहाँ पर वो सेंगजी और सेनली की बातें सुन लेती है। उसके हाथ में जो फ्रूट्स होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि हिज एक्सीलेंस सच में सेनली के इतने करीब है। कहती माफ करिएगा मैं गलती से आ गई। कहता आज के बाद मत आना। कहती मुझे सेनली को बैंक्वेट में ले जाना है, इसलिए लेकर जाना ही पड़ेगा। कहता है ठीक है। सेनली उसके साथ जा रही होती है। कहती है कि क्या तुम सच में यहाँ पर हिज एक्सीलेंस के करीब होने आई हो? वहां पर उसके सामने मीठा मीठा बनने की कोशिश कर रही होती है। सेनली कहती है तुम बताओ तुम क्या करना चाहती हो? कहती है कुछ भी नहीं। जैसे ही वो आगे बढ़ती है यहाँ पर यूलान एक नया ही प्लान खेल देती है। वहां पर अगल बगल बहुत सारा पानी भरा हुआ होता है और उस पानी में उसे जाने को कहती है ताकि वो कपड़े बदल सके। जैसे वो कपड़े बदल लेती है ना, बाहर निकलती है, उन कपड़ों में एक तरह की स्मेल होती है जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा शेर वहां पर आ जाता है और वो अटैक करना शुरू कर देता है सेनली पर। और ये सब चाल होती है यूलान की ताकि वो सेनली को मार दे, लेकिन यहाँ पर यूलान खुद खतरे में पड़ जाती है क्योंकि वो शेर सेनली को तो नहीं मार सकता था, लेकिन यूलान को जरूर मार सकता था। जैसे यूलान को मारने चलता है ना तो सेनली उस शेर का टांग पीछे से पकड़ लेती है। कहती है प्लीज मुझे बचा लो। कहती पहले माफी मांगो तब बचाऊंगी। कहती माफी तो मैं नहीं मांगूंगी, लेकिन जब देखती है ना जान संकट में तो कहती माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। कहती है सब तुमने जानबूझकर किया है ना। और अचानक से वो टाइगर फिर से आ जाता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए।
यूलान नीचे गिरने वाली होती है तो सेनली जाकर उसको फिर से बचा लेती है। इसकी वजह से उसके हाथ पर चोट भी लग जाती है। यहाँ पर सेनली और उसकी बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है उस शेर की। तब सेनली एक उपाय ढूंढती है, उसे एक बॉल दे देती है। बॉल से शेर खेलने लगता है। वो जान जाती है कि ये नटखट शेर है और वहाँ पर वो उससे जैसे जैसे खेलता जाता है ना तो वो समझ जाती है कि इसे जानबूझकर इतना बड़ा किया गया था ताकि ये मुझ पर अटैक कर सके। एक बेबी लायन बन चुका था और उसी बॉल से खेल रहा होता है। कहते हैं तुम एकदम ठीक हो जाओगे। इधर हम देखते हैं कि जो उस शेर का मालिक होता है उसको लेकर जाता है। सेंगजी भी आ जाता है। सेंगजी यूलान से कहता है तुमने ये सब कुछ किया है ना, क्यों किया तुमने ये सब कुछ, और आज के बाद अगर मैंने तुम्हारी कोई ऐसी हरकत देखी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम ऐसे कैसे किसी को हार्म कर सकती हो। वो सॉरी बोलने लगती है। सेंगजी उसे छोड़कर चला जाता है। सेनली अपने हाथ पर पट्टी लगा रही होती है, पर्दे से देख रही होती है कि जो वो बूढ़ा आदमी होता है ना वो शेर की बहुत देखभाल कर रहा होता है। कहते हैं मैंने इसे बचपन से पाला है। उसके गले में पट्टी बांध देता है और अब वो उसका खुद का पालतू शेर बन जाता है सेनली का, जो उसके साथ ही रहने लगा। हम सेनली को देखते हैं जो कि अपनी जगह पर खड़ी होती है और वहां पर बहुत अच्छा सा खाना तैयार होता है। जब वो खाने को देखती है तो कहती है आज भी सेंगजी के खाने का स्टाइल नहीं बदला है, वो आज भी वैसे ही खाना बनाता है। वो सेंगजी की तरफ देखती है लेकिन सेंगजी वहां से चला जाता है क्योंकि उसके हाथ में स्प्रिट बोतल होती है और वो नहीं चाहता था बार सेनली के पास जाए, क्योंकि वो जितना भी सेनली के पास जाता है ना अपने दिल पर कंट्रोल नहीं कर पाता है। सेनली नोटिस करती है कि सेंगजी एक पेंटिंग के अंदर गया है। मन में सोचती है कि आखिर इस पेंटिंग के अंदर क्या है। तो सेंगजी तो उस पेंटिंग से बाहर निकल कर चला जाता है। तो सेनली उस पेंटिंग के अंदर जाती है, देखती है कि वहां पर बहुत सारे एम्बलम हैं जो पुराने एंशिएंट गॉड की डेथ हो चुकी है ना वही उनकी याद के तौर पर वहां पर वो सारे एम्बलम लगाए गए थे। जैसे ही वो वहां पर जाते हैं तो सारे एम्बलम एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं। वो एक एम्बलम को हाथ लगाती है तो पता चलता है कि ये तो जिंगयान है जो कि खुद एंशिएंट गॉड हुआ करते थे। वहां पर जो सेंगजी होता है ना वो बहुत छोटा होता है। सेंगजी की सब बहुत केयर कर रहे होते हैं और उसे बताया जाता है कि आगे चलकर हेवन की देखभाल तुम्हें ही करनी है। सेनली के चेहरे पर तो खुशी आ जाती है। वो हर एक पुरानी चीजों को देखती है होती तभी अंदर सेंगजी आ जाता है। कहता है तुम यहाँ पर अलाउड नहीं हो। कहती माफ करना मैं जा रही हूँ। सेंगजी कहता है जब आ ही गई हो तो जाने की क्या जरूरत है, वैसे भी यहाँ पर आज से पहले मेरे सिवा कोई नहीं आया तो तुम यहाँ पर अपना टाइम स्पेंड कर सकती हो। सेंगजी सबको सारे एम्बलम को ड्रिंक देने लगता है। कहती है तुम सच में इतने अकेले हो कि तुम इन्हीं लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हो। कहती है कि मैं तो कभी नहीं रह सकती हूँ, ना मैं रोयो के बिना रह सकती हूँ, ना अपने इमोर्टल फ्रेंड के बिना। मैं तो अकेले मर ही जाऊंगी। सेंगजी कहता है मेरे कंधों पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे उसे पूरा करना ही पड़ेगा। मुझे अपने इमोशंस पर कंट्रोल करने पड़ेंगे और मैं जो सोचता हूँ वो कर भी नहीं सकता हूँ। कहती है कि क्या मतलब। कहता है कि तुम्हें पता है कि मेरी जो डेथ है वो भी एक ना एक दिन होगी, क्योंकि मेरी जो लाइफ स्पैन है मीन्स मेरी उम्र जो है वो बहुत ज्यादा दिनों तक है, लेकिन एक ना एक दिन मेरा मरना तय है। अगर मैं नेचुरल डेथ मरा तो मैं तीनों रियलम की बहुत अच्छे से देखभाल कर पाऊंगा, वहां पर एक प्रोटेक्शन लगा पाऊंगा। लेकिन अगर मैं नेचुरल डेथ नहीं मरा तो वो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। ये तीनों क्लैन के लिए बहुत खतरे वाली बात होगी। कहती क्या मतलब ये जितने भी एम्बलम यहाँ पर हैं ये सच में सब नेचुरल डेथ मरे हैं। कहता नहीं, 70% ऐसे लोग थे जो अपने किसी मकसद की वजह से काम कर रहे थे, इसी वजह से उन्हें सजा मिली और वो एंशिएंट गॉड के रूप में काम भी नहीं कर पाए। वो पृथ्वी पर चले गए और अपनी सजा भुगतते रहे जब तक मुक्ति नहीं मिल गई। लेकिन कुछ गॉड ऐसे थे जिन्होंने इन तीनों रेलम को बचाने के लिए बहुत कुछ किया। लास्ट एंशिएंट गॉड बचाऊं तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है। कहती है सिट्वियन अब्बेस का क्या होगा। कहता है सिट्वियन अब्बेस में मैंने वैसे भी बैरियर लगा दिया है, लेकिन अगर मैं मरा तो कहीं ना कहीं सिट्वियन अब्बेस से लोग निकल कर आ सकते हैं और ये तीनों रियलम को सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है। पर सेनली को बहुत बुरा लगता है कि सेंगजी की लाइफ कितनी कठिन है। वो अकेले रहकर अपने दुख दर्द इन लोगों के साथ बांटता है। कहती है माफ करना, मुझे पता है कि तुम अपनी फीलिंग्स को मेरे लिए नहीं बढ़ा सकते हो, इसीलिए मैं खुद अब से दूरी बना लूंगी। तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेरी जिंदगी कब खत्म हो जाए तो नहीं पता है। तुम देखना अगर कोई फेवर हो तो मुझसे जरूर मांगना। कहती फेवर, मैं तुमसे क्या फेवर मांगूंगी, तुमसे पहले तो मेरी ही डेथ होगी, क्योंकि मेरी उम्र तो तुमसे कम है।
कहता है हाँ, देखते हैं वक्त आने पर क्या होता है। इधर हम देखते हैं कि बाहर निकलती है तो फ्रूट्स रखे हुए होते हैं, लेकिन वो फ्रूट बहुत छोटे होते हैं। तभी वहाँ पर यूलान आती है। यूलान कहती है ये फ्रूट छोटे भले ही हैं लेकिन बहुत टेस्टी हैं। आज यूलान थोड़ी बदली बदली नजर आ रही थी क्योंकि वो सेनली को लाइक जो करने लगी थी। सेनली आती है और सो जाती है। जब उठती है तो देखती है कि बहुत टाइम हो गया है और आज फंक्शन भी था, फंक्शन में उसे पहुंचना था। फंक्शन में सारे के सारे डाइटी वगैरह आ चुके होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं। वहां पर तभी बहुत तेज से आग के गोले स्पीड में जो है सेंगजी के महल की तरफ बढ़ रहे थे। सेनली देखती है कि वो उसके महल की तरफ बढ़ रहे हैं तो वो उनको रोकने की कोशिश करती है। सब लोग एक एक करके जाते हैं, कहते हैं उसको रोकने की कोशिश करो। सेनली अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है, इसकी वजह से उसे चोट भी लग जाती है। वो नीचे गिर जाती है और जैसे उस पर अटैक होने वाला था तब तक वहां पर सेंगजी आ जाता है और अपने एक ही झटके में उन सारे आग के गोलों को ना पीछे की तरफ धकेल देता है। लेकिन सडनली बेहोश हो जाती है। कहता है उठो उठो। सारे के सारे डिवाइन रियलम वाले आ जाते हैं। तब यहाँ पर जो सेंगजी होता है कहता है कोई भी इस ट्रीटमेंट के बीच में नहीं आएगा, मैं खुद सेनली का ट्रीटमेंट करूंगा, जितने भी दिन लगेंगे मैं इसकी केयर करूंगा। जो ग्रैंडफादर होते हैं कहते हैं जाओ पता करो कि आखिर ये सब कौन कर रहा है, इन सब चीजों के पीछे कौन है। दूसरे डाइटी बताते हैं कि हमने डिस्कवर कर लिया है ये नॉर्दर्न कॉर्नर की तरफ से किया गया हमला है। कहते हैं आखिर ये डिवाइन रियलम को इस तरह क्यों खत्म करना चाहते हैं। अभी वहां पर क्योंकि ग्रैंडफादर को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये पागलों वाली हरकतें हैं। सेनली को होश आ गया होता है लेकिन सेंगजी उसे बाहर जाने से साफ मना कर देता है कि तुम नहीं जा सकती हो। कहती है मुझे जाना ही पड़ेगा क्योंकि बहुत जरूरी है। कहता है मैंने कहा ना कि तुम्हारी प्रोटेक्शन भी बहुत जरूरी है, इसलिए तुम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकती। कहती मुझे इन्वेस्टिगेशन भी करनी है। लेकिन सेंगजी अपनी जिद पर अड़ा हुआ होता है कि नहीं मतलब नहीं। वहाँ पर यूलान आ जाती है। यूलान कहती है मुझे सच में बहुत इंपॉर्टेंट मैटर पर बात करनी है। सेंगजी मना करता है। यूलान जिद पर अड़ी होती है कि ये कुछ ज्यादा ही इम्पोर्टेंट मैटर है। सेनली तुरंत ही ग्रैंडफादर के पास आती है जहाँ पर ग्रैंडफादर बताते हैं कि इमोर्टल रियलम पर भी सेम हमला हुआ है, जिसकी वजह से बहुत सारे घर जो है क्षतिग्रस्त हो गए हैं और जो तुम्हारी हेवनली एम्परर है ना उन पर भी हमला हुआ है, वो बहुत बुरी तरीके से घायल है। कहती है कि ये न्यूज कब आई थी। तब ग्रैंडफादर बताते हैं कि ये न्यूज 5 दिन पहले आई थी। सेनली को गुस्सा तो बहुत आता है लेकिन अभी वो सिर्फ और सिर्फ हेवनली लॉर्ड के बारे में सोच रही थी कि उन्हें जल्द से जल्द बचाया जाए। तो ग्रैंडफादर कहते हैं कि मेरी तरफ से कुछ मेडिसिन लेकर जाओ ताकि तुम उनको सही कर सको। जाते जाते सेनली सेंगजी को अलविदा कहती है। वहां से चली तो जाती है लेकिन सेंगजी कहता है कि ये हमेशा कूल बनने की कोशिश करती है जबकि कूल है नहीं। अब वो जैसे ही वहां पर पहुंचती है वहां की हालत देखकर तो उसके होश उड़ जाते हैं कि सारे घर उजड़ चुके हैं, सब कुछ बर्बाद हो चुका है। तो वो हेवनली लॉर्ड से मिलने के लिए जाती है। देखती है कि उनके गले पर एक निशान है। देखती है कि ये पावर तो सिर्फ सेंगजी यूज कर सकता है और सेंगजी की पावर जो है दुश्मनों तक कैसे पहुंची। कहते हैं कि मुझे खुद नहीं पता है। सेनली होती है ना वहाँ पर मेडिसिन दे देती है कि हेवनली लॉर्ड का ख्याल रखा जाए। से निकलती है, डेड बॉडीज को देखती है, सब जमीन पर बैठे होते हैं। सेंगजी कहती है डरने की जरूरत नहीं है, आखिर लोगों ने हम लोगों के लिए इतना कुछ सेक्रीफाइस किया है तो मेरा भी फर्ज बनता है कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें और दुश्मनों को मार गिराए। जनरल सेंग भाई कहते हैं कि हम लोग पूरी तरीके से आपके साथ है। कहती फिर ठीक है, तैयार हो जाओ, हम लोग कल ही चलेंगे। इधर पूरे टाइम कहीं ना कहीं सेनली को याद आया करती है मॉर्टल रियलम वाला कि उसी ने ये सब कुछ किया होगा। सेनली एक एक खबर निकालने की कोशिश करती है। यहाँ पर वो गोल्डन सील की भी बात करता है कि शायद हर होलीनेस के पास गोल्डन सील है, उसको लेने के लिए वो लोग आए हों। गोल्डन सील के जरिए ही वो अपनी ताकत को बढ़ा सकते हैं लेकिन उन्हें गोल्डन सील नहीं मिली। सेनली अंदर जाती है जहाँ पर डेड बॉडीज रखी होती है। पता चलता है मूफिंग की भी डेथ हो चुकी है। सेनली थोड़ी देर के लिए यकीन नहीं करती है कि मूफिंग की डेथ नहीं हो सकती है, लेकिन कुछ हथियार रखे होते हैं जहाँ पर सिंह भाई बोलता है कि हमने अपनी आंखों से देखा है कि मूफिंग की डेथ हो चुकी है। सेनली ये चीज एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी लेकिन हालात देखते हुए उसे ये चीज एक्सेप्ट ही करनी पड़ती है। कहती है अपने दोस्तों के लिए, अपने लोगों के लिए हम सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हैं, जीने और मरने के लिए। सेनली खड़ी हो जाती है और अपने दिल पर हाथ रखती है। जितनी भी डेड बॉडीज होती है ना उन्हें हेवन में भेज देती है। जो भी हमला हो रहा था वो किसी और के कहने पर नहीं हो रहा था बल्कि उसी नकाबपोश के कहने पर हो रहा था। वो स्टूपिड इमोर्टल मरे या नहीं मरे, किस हद तक वो पहुंचे, मैं सिर्फ अजूरे पल्स ढूंढ रहा था लेकिन अभी तक मुझे अजूरे पल्स नहीं मिली। मतलब वो सेनली के पास है और सेनली के पास जितनी जल्दी हो सके वो अजूरे पल्स मुझे चाहिए। अजूरे पल्स वही है जो सेनली को उसकी माँ ने दिया था और उसके बाद
जो है हेवनली लॉर्ड के पास अजूरेपल चली गई थी कि जब सेनली बड़ी हो जाएगी तो उसको दे देना, क्योंकि उसकी ताकत बहुत ज्यादा है, तो बड़े होकर ही सेनली उस ताकत को हैंडल कर पाएगी। कहता है जाओ और सेनली को किसी न किसी बहाने से जो है नॉर्थ सी के पास लेकर आओ। जैसे ही नॉर्थ सी के पास आएगी तो वो अकेली होगी, हमला करने के लिए वो सही जगह है। इधर सेनली खड़ी होती है, आगे जाऊंगी लेकिन तुम लोग यहाँ का पूरा ख्याल रखो, सिर्फ मैं सिंह भाई और एक और जनरल को अपने साथ लेकर जाऊंगी ताकि यहाँ की भी रक्षा हो सके और वहाँ की भी रक्षा हो सके। सिंह भाई कहता है ठीक है, हम लोग चलने के लिए तैयार हैं। आते हैं एक ऐसी जगह पर जहाँ पर बहुत सारे लोग जैसे बंधक बने हुए हैं। नकाबपोश होता है ना, उसके पपेट्स आ जाते हैं और वो पपेट्स जो है हमला कर देते हैं बच्चों पर, बड़े बुजुर्ग पर। तभी सेनली वहाँ पर आ जाती है एकदम बढ़िया अंदाज में और उन सब का खात्मा कर देती है। अभी वही नकाबपोश वहाँ पर आ जाता है कि तुम कितना भी कोशिश कर लो लेकिन ज्यादा लोगों को नहीं मार सकती। हाउ इंटरेस्टिंग, तुम कितनी पावरफुल। मैं ऑनेस्ट होकर कहता हूँ कि तुम मुझसे कभी नहीं जीत सकते क्योंकि तुम्हारी लाइफ का अंत आज यहीं पर है। सेनली कहती चलो देख लेते हैं किसकी लाइफ का अंत यहाँ पर है। अभी वो नॉर्थ सी पर पहुंच जाती है और वहां पर युद्ध करना स्टार्ट कर देती है, लेकिन सेनली नोटिस करती है कि उसे चारों तरफ से घेर लिया गया है। उसकी ताकत को बंद करने की कोशिश की जा रही है। सेनली उस नकाबपोश को मारने वाली होती, कहती तुम जो स्पेल ढूंढ रहे हो तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। सेनली के होश तो तब उड़ जाते हैं जब वो देखती है कि मुफेंग वहां पर आया है और मुफेंग को वो अपना लीडर कहकर बुला रहा होता है। यहाँ पर उसका तो दिल ही टूट जाता है सेनली का कि आखिर मुफेंग इतना बड़ा गद्दार कैसे हो सकता है, बल्कि उसे मुफेंग की असलियत भी नहीं पता थी। अब वो कहती है मुफेंग तुमने ऐसा क्यों किया, मैंने तुम्हें हमेशा अच्छे से ट्रीट किया, तुम्हें अच्छे से देखभाल की, इमॉर्टल रेलम डिवाइन रेलम सबने तुम्हारी ताकत को परखा है, तुम्हें एक अच्छी पोजीशन दी, लेकिन आज तुमने क्या किया है। तब पीछे से वो नकाबपोश कहता है आखिर इमॉर्टल रेलम में है ही क्या, हम लोगों ने बर्बाद किया, वो तो पहले से ही बर्बाद था, और तुम्हारी हेवनली लॉर्ड वो तो एक नंबर की निकम्मी है, उनका क्या ही किया जाए। तो सेनली को गुस्सा आ जाता है। मुफेंग सेनली को बचाना चाहता था, वो नहीं चाहता था कि युद्ध हो और सेनली को कोई तकलीफ हो, लेकिन नकाबपोश कहता है कि तुम्हें ये युद्ध लड़ना ही पड़ेगा, अगर तुम नहीं आगे आए तो मुझे ये काम करना पड़ेगा। मुफेंग फिर से रोकता है कि मैं लीडर हूँ, मेरी बात मानो, लेकिन वो आदमी मानता ही नहीं है, सेनली पर अटैक करता रहता है। और मुफेंग जब रोकने की कोशिश करता है ना, और नकाबपोश मुफेंग को भी कैद कर देता है कि तुम सेनली को नहीं बचा सकते हो। वो अपनी पूरी ताकत एक्टिव करता है और उसे समुद्र के बीच में ले जाकर फ्रीज कर देता है ताकि वो बाहर ही ना निकले। कहता है सारी ताकत मेरे हाथों में है, मैं अजूरेपल निकाल लूंगा और सबसे पावरफुल इंसान बन जाऊंगा। लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि जो जगह को उसने फ्रीज किया था वो फटने लगती है और अंदर से जगह पर दरार पड़ने लगती है। वो अंदर से निकलती है और सबसे पहले नकाबपोश के अपना हथियार आर पार कर देती है और उसे मार देती है। फिर जाती है मुफेंग के पास, मुफेंग के पास अपना हथियार टच करती है, लेकिन वो उसे मार नहीं पाती है क्योंकि है तो उसका दोस्त ही, उसने उसके साथ बहुत टाइम स्पेंड किया। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात ये थी कि जो नकाबपोश था ना, उसकी ताकत बहुत ही ज्यादा एक्टिव थी, उसके अंदर नेगेटिव एनर्जी भरपूर थी, वो सारी नेगेटिव एनर्जी इकट्ठा करता है। मुफेंग सॉरी बोल रहा होता है कि मुझे माफ कर दो प्लीज, या तो मुझे मार दो, मैं इस चीज से आजादी पाना चाहता हूँ। लेकिन नकाबपोश ने अपनी ताकत इतनी ज्यादा इकट्ठा कर ली थी कि वो बाहर निकलता है, सेनली पर अटैक कर देता है और सेनली के जो बॉडी होती है ना उसके अंदर अपना हाथ डालता है और आर पार कर देता है। कहता है अजूरेपल सिर्फ मेरी होगी। अजूरेपल जो जैसे ही लेने वाला होता है तो सेनली अपना अजूरेपल आसमान में उछाल देती है और वो ऊपर की तरफ चल जाता है। उसकी आग इतनी ज्यादा तेज होती है, नकाबपोश होता है ना, उसकी जलकर डेथ हो जाती है। पर सेनली बोलती है मैं अपना सेक्रीफाइस कर रही हूँ क्योंकि जितना मुझसे हो पाया है मैंने किया है, तीनों रेलम हमेशा के लिए सुरक्षित रहेंगे। मरते मरते भी वो पूरी टाइम सेंग जी को याद किया करती है कि मुझे माफ कर देना, मुझे यहाँ से जाना ही पड़ेगा। उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं। इधर सेंग जी को भी बहुत बुरा फील हो रहा होता है, वो अकेले चेस खेल रहा होता है लेकिन उसका दिल धक धक कर रहा होता है कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। सेंग भाई को देखते हैं जो अंतिम पैगाम लेकर सेनली का धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। लोगों को पता चल जाता है कि सेनली अब नहीं बची है। वो अंदर जाता है और देखता है कि मेडिसिन की वजह से अब हेवनली लॉर्ड काफी हद तक सही हो गई है। कहती है कि सेनली कहाँ पर है, मुझे सेनली से मिलना है, जाओ और सेनली को लेकर आओ। सेंग भाई सामने से वो बॉक्स लेकर आता है, कहता है सेनली अब हमारे बीच नहीं रही, उसमें रिबन्स रखे होते हैं, वो हमें छोड़कर चली गई, उसने हमें बचाते बचाते अपनी जान दे दी।
हेवनली लॉर्ड बहुत तेज से रोने लगती है कि वो नहीं मर सकती। कहता है ऐसा सच में हुआ है, वो मर गई है। हेवनली लॉर्ड रिबन को पकड़ पकड़ कर देख देख कर रोती, हर बात याद आती है। इधर हम देखते हैं यूलान और फुरोंग को, जो कि महल के बाहर टहल रहे होते हैं। लेकिन यूलान नोटिस करती है कि फुरोंग में अब काफी बदलाव आ गया है, वो सीरियस टाइप बातें करने लगा है। कहती है ये सब सिनली की वजह से है ना, और तुम्हें सच में सिनली बहुत पसंद आ गई है। कहता है मैं सिनली से सीरियस होकर शादी करना चाहता हूँ। तभी सामने से सिंह भाई आ जाते हैं। सिंह भाई को देखकर फुरोंग कहता है क्या हुआ, आप यहाँ पर क्या करने आए। कहते हैं मुझे आपके ग्रैंडफादर से बात करनी है। कहता है ठीक है चलो। दोनों भी पीछे पीछे जाते हैं, जहाँ पर सेंग बेई बताता है कि जो लॉर्ड बाईचेंग थी, तीनों रेलम को बचा लिया है। इमोर्टल रेलम भी बच गया, डिवाइन रेलम भी बच गया और मॉर्टल रेलम भी बच गया। ग्रैंडफादर बहुत खुश होते हैं कि कितनी अच्छी लड़की है। भी ग्रैंडफादर को पता चलता है कि अब वो इस दुनिया में नहीं रही। इतना सुनना था कि वहां पर सिंह जी भी आ जाता है। फुरोंग तो बेचारा बैठ जाता है कि ऐसा नहीं हो सकता, सिनली हम लोग को छोड़कर नहीं जा सकती। लेकिन सिंह जी तो अलग ही मूड में होता है। वो तुरंत ही सिंह भाई का गला पकड़कर उठा देता है कि झूठ मत बोलो कि बाद में पछताने के लिए भी तुम्हारे पास जगह न बचे। कहता है कि हर लॉर्डशिप सच में ईस्ट सी में गिर गई है और ईस्ट सी इतना बड़ा है कि डेड बॉडी भी खोजना नामुमकिन है। वो उसे नीचे पटक देता है, लेकिन सिंह जी अब वहां से इतना कहकर चला जाता है कि मुझे कुछ जरूरी काम है। सिंह जी तुरंत ही ईस्ट सी जाता है और उस जगह पर खड़ा हो जाता है। सेनली को याद करता है कि जैसे वो सामने ही खड़ी है। उसे पकड़ने चलता है तो वहां पर सिर्फ कपड़े का एक टुकड़ा होता है। उसे पकड़कर वो बस देखता रहता है, लेकिन वो इस तरह से सेनली को नहीं जाने दे सकता था। वो पूरे के पूरे समुद्र को फ्रीज करने लगता है। जब फ्रीज करता है तो ये कहीं न कहीं पूरे डिवाइन रियलम के रूल्स के अगेंस्ट था कि एक एंशियंट गॉड कभी भी रूल्स को नहीं तोड़ सकता है। लेकिन उसने तोड़ने की कोशिश की तो उसके ऊपर लाइटनिंग का असर होने लगता है। जितनी बार वो फ्रीज करता उतनी बार लाइटनिंग का असर होता, तो वो लाइटनिंग को ही पकड़ लेता है कि आज वो किसी की नहीं सुनेगा। उसे सिंह जी को बचाना है तो बचाना है। अब फ्रीज हो चुका था पूरा का पूरा समुद्र, तो वो उसमें उतर जाता है। उसको बहुत ज्यादा चोट भी लग जाती है। अपने लम्हों को याद करते हुए कहता है कि सिंह जी मैं तुम्हें ढूंढ कर ही रहूंगा, तुम मर नहीं सकती। ग्रैंडफादर बैठे हुए होते हैं, तभी वहां पर उस सी के लीडर होते हैं, वो आ जाते हैं। कहते हैं प्लीज हमें बचा लीजिए। सिंह जी ने जो हरकत की है उसकी वजह से समुद्र के जितने भी क्रिएचर्स हैं उनकी जान खतरे में है। अगर आपने सिंह जी को सही टाइम पर नहीं रोका तो उन सब की डेथ हो जाएगी। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है। तो फुरोंग ये जिम्मेदारी उठाता है और जाता है सिंह जी के पास कि आप ऐसा नहीं कर सकते, सिंडी हम लोग को छोड़कर जा चुकी है। इसका दुख जितना आपको है उतना हम लोगों को भी है। लेकिन सिंह जी तब भी सुनने को तैयार नहीं होता। फुरोंग बार बार मनाता है कि आपको हमारे साथ चलना ही पड़ेगा। तो सिंह जी के मुंह से ब्लड निकलने लगता है, जहां पर सिंह जी एक्सेप्ट कर लेता है कि वो सिनली से इतना प्यार करता था। लेकिन सिनली ने थ्री रेलम को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। वो वहां पर अपना हाथ रखता है और उसे फिर से ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं ढूंढ पाता और वहीं पर बेहोश हो जाता है। इधर हम देखते हैं कि फुरोंग, क्योंकि सेंग जी बेहोश हो गया था, तो जो सी के लॉर्ड होते हैं ना, उनके ही महल पर लेकर जाता है। सील तो ब्रोक हो चुकी है, लेकिन सेंग जी का ख्याल रखना पड़ेगा। इधर ग्रैंडफादर बहुत दुखी होते हैं और सबको पता चल चुका होता है कि जो लॉर्ड सेंग जी हैं असल में सेनली से प्यार करते हैं, इसीलिए वो किसी भी हद तक गुजरने को तैयार थे। फुरोंग कहता है मुझे तो कभी पता ही नहीं चला। ग्रैंडफादर का लेकिन अलग ही मकसद होता है कि अच्छा हुआ सेनली मर गई, क्योंकि एंशियंट गॉड एक ही हैं। अगर एंशियंट गॉड किसी के फीलिंग्स में पड़े, किसी के प्यार में पड़े, तो ये हम तीनों रेलम के लिए खतरे की निशानी है। वो किसी के प्यार में नहीं पड़ सकते। फुरोंग कहता है कि आप ऐसे कैसे सेनली के बारे में बात कर सकते हैं, एक तो उसने अपना सेक्रीफाइस किया, ऊपर से आप उसके बारे में ही ऐसी बात कर रहे हैं। पर यूलान और फुरोंग एक साथ बैठे हुए होते हैं। कहता है मुझे तो कभी पता ही नहीं चला कि सेंग जी कब सेनली से प्यार करने लगा, जबकि मैं तो उसके साथ तीनों रेलम में गया, तीनों रेलम में रहा, लेकिन कभी मेरा ध्यान क्यों नहीं गया। कहती है मुझे बताओ कि आखिर उनके बीच प्यार कब पनपा।
तो कहीं न कहीं फुरोंग को थोड़ा बहुत एहसास तो था, लेकिन वो बताना नहीं चाहता था युलान को कि ये थोड़ी खुराफाती लड़की है। युलान भी कम चालाक नहीं थी। वो फुरोंग को बेहोश कर देती है और उसे पानी में डाल देती है। ये वो जगह होती है जहाँ पर किसी भी डायटी की जितनी भी यादें हैं ना, उनको ताज़ा किया जा सकता है और उनको एंजॉय किया जा सकता है, उनको देखा जा सकता है। और इस बात का पूरा फायदा युलान उठाती है। वो एक एक मेमोरीज को देखने लगती है। वो सारी मेमोरीज जहाँ पर फुरोंग ने बहुत उल्टी सीधी हरकतें भी की थी और सेंजी की भी हरकतें की, वो जो है ली के कितने करीब था, वो सारी हरकतें देखकर युलान को हंसी भी आ रही थी, रोना भी आ रहा था। वो हर तरीके से उन चीजों को एंजॉय कर रही थी। इस हरकत की वजह से जो फुरोंग था ना, उसकी जितनी भी पावर थी वो कमजोर हो रही थी, क्योंकि एक हद तक ही किसी की पावर का यूज किया जा सकता है। जब फुरोंग सुबह उठता है तो कहता है आखिर मैं इस हालत में कैसे पहुंचा। उसका दोस्त बोलता है कि आप सैंडी को बहुत याद कर रहे थे ना, इसकी वजह से आप बेहोश हो गए थे। कहता है ऐसा भी है क्या, सच में मैं सैंडी को इतना याद कर सकता हूँ। इधर फुरोंग बैठा हुआ होता है, लेकिन युलान अभी भी उन सारी मेमोरीज को रिवाइंड कर रही थी। जाती है अपने भाई के पास, कहती है उठो चलो। कहता है किस बात के लिए उठना है। कहती मैं वेट नहीं कर सकती हूँ। उसका दोस्त वहाँ पर आता है, कहता है कि इमोर्टल रेलम में बहुत ही ज्यादा खतरा हो गया है, इसीलिए आपको वहाँ पर चलना पड़ेगा। फुरोंग और युलान दोनों को वहाँ पर भेजा जाता है कुछ स्पिरिट लेकर, ताकि लोगों के घर बनाया जा सके, लोगों को अच्छा खाना मिल सके। लेकिन जैसे ही वो लोग इमोर्टल रेलम जाते हैं ना, तो रुयु पहले से ही होते हैं। वो युलान को मना करती है कि तुम्हारी हेल्प हम लोगों को नहीं चाहिए। युलान हेल्प करना चाहती थी, लेकिन जो लोग वहाँ पर होते हैं ना इमोर्टल रेलम के, वो भी मना कर देते हैं कि हमें डिवाइन रेलम की कोई भी हेल्प नहीं चाहिए। जब हम मुसीबत में होते हैं तब तो हेल्प करने आते नहीं है, और अब यहाँ पर दिखावा कर रहे हैं। युलान को बहुत दुख होता है। और इधर हम हेवनली लॉर्ड को देखते हैं, जो हथियार को देख रही होती हैं सैंडी के, और बहुत ज्यादा भावुक हो जाती हैं कि वो हम लोगों को ऐसे छोड़कर चली गई। उसको देखकर रोती रहती हैं कि युलान और फुरोंग जो है इमोर्टल रेलम में आ चुके थे। तो इसकी जानकारी हेवनली लॉर्ड को भी मिलती है कि सभी लोगों ने जो है स्पिरिट लेने से मना कर दिया था। तो हेवनली लॉर्ड कहती है जाकर सबको मनाओ और सबसे कहो कि हमें इस टाइम स्पिरिट की बहुत ज्यादा जरूरत है, भले ही हम डिवाइन रेलम वाले लोगों को पसंद करें या ना करें। देखते हैं फुसेंग को, जो कि कब्जा करना चाहता था मुफेंग की बॉडी पर, लेकिन मुफेंग मना कर रहा था कि मैं नहीं तुम्हारी बात मानूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन फुसेंग था कि अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। कहता है कि तुमने ही तो सेनली को मारने में मेरी मदद की। फुसेंग कहता है तुम्हारी स्ट्रेंथ मेरे काम आएगी, मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है। मुफेंग कहता है रेडिकुलस बातें मत करो। कहता है रेडिकुलस वो भी मैं, याद करो जब तुम छोटे थे तब क्या हुआ था। अब हमें यहाँ पर थोड़ी पिछली स्टोरी दिखाई जाती है। जो मुफेंग के फादर थे वो सिट्वेन अब्बेस के अंदर है, और वो जितने भी डीमन है ना उनके लीडर है। तो कुल मिलाकर जो मुफेंग है ना वो भी डीमन है, और ये बात अभी तक कोई भी नहीं जानता था। जब सेंजी ने सारे के सारे डीमंस को सिट्वेन अब्बेस के अंदर बंद किया था, उस टाइम जो ये फुसेंग था ना उसने मुफेंग को उठा लिया था, और वो छोटा सा बच्चा था। तब से लेकर उसने बड़े तक उसको पालन पोषण किया। वो थोड़ा सा और बड़ा हुआ तो वो अपना ब्लड उसे हर रोज पिलाता था कि आगे चलकर उसके अंदर जो है हमेशा डीमन प्रवृत्ति वाला खून रहे, ये उसका माइंड कभी ना बदले। थोड़ा और बड़ा हुआ तो उसे इमोर्टल रेलम की सेना में भर्ती करा दिया, लेकिन सेना में भर्ती होने के साथ ही वो अपने मकसद से भटक गया, क्योंकि उसे वहां पर उसकी अच्छाइयां जो दिखने लगी थी। फुसेंग कहता है कि तुम अपने मकसद से तो भटके, लेकिन इतना याद रखो कि तुम्हारे इसी मकसद की वजह से अपने एक साथी की जान भी ली थी। तुम्हें याद है ना वो साथी कौन है। अब हमें पता चलता है ये वही जनरल है जिसकी वाइफ और बेटी बहुत रो रहे थे उसकी डेथ के बाद, और ये बाद में डीमन में भी बदल गए थे। जब सिट्वेन अब्बेस से बहुत बड़ी मात्रा में डीमन निकलने लगे थे, हेवनली लॉर्ड थी ना, उन्होंने मुफेंग और इस जनरल को भेजा था कि जाकर उस सिट्वेन अब्बेस पर कब्जा पाओ। लेकिन जब वो वहां पर जाते हैं तो देखते हैं कि जो मुफेंग होता है ना वो बात कर रहा होता है फुसेंग से। वहां पर एक डीमन आ जाता है। वो डीमन जो भेड़िए का आकार का होता है वो उस पर अटैक कर देता है उस जनरल पर, जहाँ पर फुसेंग बताता है कि अगर आज तुमने इस जनरल को नहीं मारा तो तुम कभी भी इमोर्टल रेलम नहीं जा पाओगे, क्योंकि तुम्हारी
तुम्हारी असलियत ये सब वो बता देगा। मोफेंग मारना तो नहीं चाहता था, लेकिन फूसेंग इतना ज्यादा भड़का देता है और अपनी नेगेटिव एनर्जी भी उसको देता है। यहाँ पर जनरल को बहुत गुस्सा आता है कि तुम तो धोखेबाज निकले, तुम्हारे साथ इतना सब कुछ किया गया लेकिन तुमने क्या किया, सिर्फ धोखा दिया। फूसेंग पीछे से भड़का रहा था कि तुम अब जरा सा भी बदल नहीं सकते, तुम्हारी बॉडी डीमन की है, ये लो तलवार और उसको मार दो। मोफेंग भी कुछ नहीं सोचता और वहाँ पर जनरल को मार देता है। तो कुल मिलाकर ये उसकी सोची समझी चाल होती। वहाँ पर वो किसी भी हालत में सिटुएन अब्बेस को खोलना चाहता था और इसी वजह से उसने मोफेंग को भेजा था कि जाकर इमोर्टल एलम पता करो कि आखिर ये सिटुएन अब्बेस कैसे खुलेगा। शायद ये अजूरे पल से ही खुलेगा, इसी वजह से वो सेनली के पीछे पड़ा हुआ है। उसे बार बार धोखे वाली बात याद दिला करना जो मोफेंग को परेशान कर रहा था। कहता है मुझे अपनी बॉडी पर कब्जा करने दो कि मैं तुम पर पूरा अपना अधिकार जमा सकूं, और वो उसकी बॉडी के अंदर घुस जाता है। इधर अब हम सेनली को देखते हैं जो कि अभी तक जिंदा थी। वहाँ पर हम एक लड़के को भी देखते हैं। ये वही लड़का है जो फुरोंग का दोस्त है, जो फंक्शन में आ रहा था लेकिन बीच रास्ते से उसका किडनैप हो गया था। वो काफी डरपोक किस्म का था, इसलिए वो चुपके से सेनली को देख रहा होता है। सेनली के ऊपर कुछ नीडल्स का यूज किया गया था जिसकी वजह से उसने अपने सेंसेस गवा दिए थे। मतलब वो देख भी नहीं सकती थी, सुन भी नहीं सकती थी और टच भी महसूस नहीं कर सकती थी। तो वो हर एक दिन एक चीज महसूस कर सकती थी, या तो वो टच महसूस करती थी या तो वो देख सकती थी। अभी वहां पर वो लड़का बोलता है कि तुम क्यों नहीं जो कुछ मांगा जाए उसे दे दो, तभी तुम सही रहोगे। और इधर हम देखते हैं सेंगजी को पूरे 3 महीने बाद होश आया था। उठते ही बोलता है कि सेनली कहाँ पर है, काश मैं अपनी फीलिंग पहले ही उसे शेयर कर लेता, उसके साथ अपना टाइम स्पेंड कर पाता, लेकिन अब तो बहुत देर हो गई है। तो जो सी के किंग होते हैं वहां पर बताते हैं कि सेनली का हथियार मिला है। उसे देखकर तो वो और भी भावुक हो जाता है। इधर हम सेनली को देखते हैं जो सोचती है कि सेंगजी को मेरे बारे में पता चला होगा तो क्या वो रोया होगा। वैसे भी नहीं रोना चाहिए, उसके कंधों पर बहुत ज्यादा भार है। पुरानी चीजों को याद कर करके रो रही थी और वो लड़का बार बार कह रहा था कि तुम्हें ज्यादा दर्द नहीं बर्दाश्त करना चाहिए। सेनली कहती है मैं दर्द तो बर्दाश्त कर लूंगी, एक ना एक दिन ये दर्द में मिट जाएगा। और मुफेंग को याद करती है। तभी मुफेंग सामने से आ जाता है, कहता है कि मुझे अजूरे पल्स दे दो। आज दिन ऐसा था जिसमें जो है सेनली को दिखाई नहीं दे रहा था, बस उसे सुनाई दे रहा था कि कोई उससे कह रहा है कि मुझे अजूरे पल्स दे दो। वो जबरदस्ती उसके अंदर से अजूरे पल्स निकालने लगता है लेकिन नाकाम रहता है। वो कहती है कितनी भी मेहनत कर लो लेकिन मैं तुम्हें अजूरे पल्स नहीं दे सकती हूँ। मुफेंग जिसके अंदर अब फूसेंग घुस चुका है वो अपनी नीडल्स निकालता है। वो नीडल्स बहुत ही पैनी होती हैं जो दोनों हाथों में चली जाती हैं और मुफेंग बहुत तेजी से हंस रहा होता है कि तुम भी तो देखो तुम कितना बर्दाश्त कर पाओगे। लेकिन जब सेनली को दर्द होने लगता है ना तो मुफेंग भी बर्दाश्त नहीं कर पाता है। वो किसी तरीके से अपने अंदर से फूसेंग को निकालना चाहता था। दूर से फुरोंग का दोस्त कहता है तुम इतना दर्द क्यों बर्दाश्त कर रही हो, सुनो ना, तुम इस तरह मत करो, दे दो जो कुछ भी देना है। तो सेनली कहती तुमने दे दिया है ना, और तुम इतने निकम्मे कैसे हो सकते हो, तुम अपना सब कुछ कैसे दे सकते हो। बोलता है मेरा तो सब कुछ वैसे भी नहीं था, मुझे किसी भी लायक नहीं माना जाता था, इसी वजह से मैंने सारे राज इन लोगों को बता दिए और जो कुछ भी इन लोगों ने मांगा वो भी दे दिया। फूसेंग को देखते हैं जो मेडिटेशन कर रहा होता है, लेकिन फूसेंग अभी भी उसे परेशान कर रहा होता है कि जाओ और सेनली से के अंदर से अजूरे पल्स लो। लेकिन मुफेंग किसी भी तरीके से फूसेंग को अपने अंदर से निकालता है और सेनली को वहां से ले जाने लगता है। तो वो फुरोंग का दोस्त कहता है प्लीज मुझे भी लेकर चलो। इधर हम देखते हैं कि मुफेंग आ जाता है सेनली को लेकर और कहता है माफ करना कि मैं तुम्हारे अंदर से नेगेटिव एनर्जी नहीं निकाल सकता हूँ, यहाँ से जाना पड़ेगा। उसे महसूस होता है कि कोई वहां पर है। सेनली बेहोश हो जाती है। जो सेनली के हाथ का ब्लड होता है ना वो समुद्र में चला जाता है जहाँ पर सेंगजी आज मेडिटेशन कर रहा होता है। जैसे ही ब्लड की महक उसके पास तक आती है तो वो पीछे पीछे आ जाता है। देखता है कि सेनली वहां पर बेहोश पड़ी हुई है, तुरंत ही उसको अपने गले से लगा लेता है। उसके हाथों पर जो मोटे नीडल्स लगाए गए थे ना, डार्केस्ट नीडल्स, उसको भी देख रहा होता है। उसे बहुत बुरा लगता है, लेकिन आज सेनली को ना सुनाई दे रहा था न दिखाई दे रहा था। वो सेंगजी अपने दिल की बात कह रहा था, लेकिन क्योंकि सेनली कुछ भी नहीं देख पा रही थी तो कहीं ना कहीं बुरा लग रहा था कि आखिर इसके साथ क्या हो गया। वो कहती तुम जो भी हो ना प्लीज मुझे छूने की कोशिश मत करो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मुझे जाने दो। लेकिन सेंगजी भी जिद पर अड़ा होता कि तुम्हें जाने तो नहीं दे सकता हूँ, बस तुम मेरे साथ चलो। कहती सुनो मैं बहुत हिम्मत वाली हूँ, मुझे छूना मत, मेरे साथ कुछ बुरा मत करना वरना
अगर तुमने मुझे हार्म करने की कोशिश की ना तो इसका खामियाजा तुम भुगतोगे। जबरदस्ती उसे झोपड़ी के अंदर लाता है और उस झोपड़ी को बिल्कुल वैसा ही बना देता है जैसा मोटर रेलम में था। अभी पूरे 3 दिन बीत चुके होते हैं। 3 दिन बाद वो सेनली के पास बैठा हुआ होता है। सेनली मन में सोचती है कितना जेंटलमैन है, जो मुझे हार्म भी नहीं किया, मेरी देखभाल भी कर रहा है। ये कोई मामूली इंसान तो नहीं हो सकता। हाँ, मछुआरा जरूर हो सकता है। सिंजी जाता है, उसको सूप पिलाने की कोशिश करता है तो सेनली कहती है, अरे ये डार्केस्ट नीडल निकाल दो, क्योंकि आज मेरी बॉडी में कोई भी चेतना नहीं है, मतलब कोई भी हलचल नहीं, वो महसूस नहीं कर पाएगी दर्द, तो आज का दिन ही सही है। वो बहुत जिद करती है तो कहता है ठीक है, मैं निकाल दूंगा। वो पट्टियों को धोता है और वो पूरे टाइम सेनली की बात भी सुना करता है, क्योंकि उसके हाथों में बहुत गहरा दर्द होता है। तो एक एक नीडल निकालने में उसको बहुत टाइम भी लग रहा था। उसके दर्द को कम करने के लिए वो अपनी पूरी पावर का यूज भी कर रहा था। जैसे जैसे वो डार्केस्ट नीडल निकलती हैं तो सेनली के चेहरे पर थोड़े धब्बे भी पड़ जाते हैं दर्द वाले, वो उनको भी खत्म करता है। जब सारे नीडल्स निकल जाते हैं तब वो उसके ब्लड को रोकने की वो कोशिश कर, सेनली की जो स्पिरिट होती है ना वो बाहर आती है और सिंजी के गले लग जाती है। कहती मुझे पता था कि तुम ही होगे, तुम ही हो जो मेरी इतना ख्याल रख सकते हो। वो अभी भी लेटी हुई होती है, अनकॉन्शियस मोड में होती है। लेकिन सिंजी पूरी कोशिश करता है कि उसे ठीक किया जा सके। दिन बीतते जाते हैं। सेनली को एक दिन होश आता है, वो अपनी हाथों पर पट्टी बंधा हुआ देखती है। जब वो बाहर की तरफ देखती है तो वहाँ पर सिंजी होता है। कहती है थैंक गॉड, आखिर तुमने मुझे खोज ही लिया और एक बार फिर से तुमने मुझे बचा लिया। वो उसे बड़े प्यार से देख रही होती है। कहती है कि तुम ही हो जो ऐसा कर सकते हो। शाम होती है तो सेनली जानबूझकर लेट जाती है और सिंजी आता है, उसको छूकर फिर से चला जाता है। वो फिर से उठती है, कहती है कि सुनो मेरी बात। सिंजी को लगता है कि कहीं सेनली को पता न चल जाए, इसी वजह से वो अपना भेष बदल कर आ जाता है। मछुआरा का भेष बदल कर आता है तो वो हंसने लगती है कि मुझे अब सुनाई भी दे रहा है, दिखाई भी दे रहा है, टच भी महसूस हो रहा है। वैसे तुम कौन हो? तो अपना झूठा नाम बता देता है। कहता है मेरे जो मैनर है ना, जो मेरा कल्चर है ना, बहुत जेंटल है और बहुत पोलाइट है, इसी वजह से मैंने तुमको बचा लिया है। वैसे मेरा सरनेम यू है और तुमने मुझे जो नाम दिया है यू ही, वो भी अच्छा है। ये अच्छा ठीक है, लेकिन अभी मैं कुछ दिन यहाँ पर और रुकना चाहती हूँ क्योंकि मेरे हाथ और पैरों का दर्द नहीं सही हुआ है। मैं तुम्हें अप्रिशिएट भी करना चाहती हूँ। कहता है ठीक है, तुम यहाँ पर रुक सकती हो। और उसे दूर से देख देख कर ना मुस्कुराया करती है। कहती जितने दिन ही तुम्हारे पास रुक लूंगी उतना भी अच्छा है। कहता है अप्रिशिएट मत करो, मेरी एक विश पूरी कर दो। कहती है ठीक है, मैं तुम्हारी विश पूरी कर दूंगी, एक नहीं 2 विश पूरी करूंगी, बट हाँ जब तक मेरी पावर नहीं आ जाती तब तक तुम्हें वेट करना पड़ेगा। कहता है ठीक है। सेनली कहती है क्या तुम्हारे पास पानी नहीं है पीने को? अपने हाथ से सेनली को पानी पिलाने लगता है। वो पानी पीकर लेट जाती है। कहती है देखो मुझे ना ग्रिल्ड फिश चाहिए और मुझे वही खाना है, तो जल्द से जल्द फिश लेकर आओ। मन में सोचता है कि अब फिश कहाँ से लेकर आऊं, लेकिन सेनली ने उससे ऐसे अटपटे सवाल पूछे थे कि ये घर क्यों खाली है, यहाँ पर कोई रहता है क्यों नहीं है, यहाँ पर शोर क्यों नहीं है। इसके एवरेज में सेंजी थोड़ा सा शांति रह जाता है कि अब मैं इसको क्या बताऊं कि मैं इसको यहाँ पर बचाने के लिए लेकर आया हूँ। सेंजी तो बस मुस्कुराया करती है। अभी सेंजी क्या करता है ना, जाता है समुद्र के बीच में, नेट लेकर और मछली पकड़ने लगता है। बेचारा एक भी मछली नहीं पकड़ पाता है। उधर हम ड्रैगन किंग को देखते हैं, जिनके पास संदेशा आता है कि जो हिज एक्सीलेंस है ना, वो पता नहीं समुद्र के बीच में क्या कर रहे हैं। कहते हैं ऐसा क्या जरूरी बात है, जाओ और हिज एक्सीलेंस कोई मामूली चीज तो नहीं ढूंढ रहे होंगे, जरूर ट्रेजर वगैरह ढूंढ रहे होंगे, सोना चांदी, जितना हो सके सोना चांदी दे दो। इधर सेंजी बेचारा ढूंढ ढूंढ के मछली परेशान हो गया था और जब भी नेट पकड़ कर खींचता ना उसमें सिर्फ सोना चांदी ही निकलता। वो परेशान हो जाता है, घर आकर उसे मछली नहीं मिलती तो सेनली कहती क्या हुआ, मछली नहीं मिली क्या? वो गुस्सा हो जाता है, कहता आज नहीं शायद कल मिल जाए, और अपना कटोरा फेंक देता है। अब सेंजी को कहाँ बर्दाश्त होता, वो ड्रैगन किंग के पास पहुंच जाते। कहते सब तुमने किया है ना? तो ड्रैगन किंग कहते आखिर आपको चाहिए क्या? मैंने एक सुंदर और ब्यूटीफुल मछली आपके सामने रखी है, अगर आपको ये चाहिए तो ले लो। कहता है क्या ये पकने पर अच्छी लगेगी? तो यहाँ पर ड्रैगन किंग का चेहरा उतर जाता है कि इसको पकाएंगे क्या ये? थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि हिज एक्सीलेंस अब मछली पका रहे होते हैं, ग्रिल्ड करते हैं और सेनली के लिए बढ़िया सा खाना तैयार करते हैं, उसको खिलाते हैं। कहती यू थैंक यू सो मच कि तुम मेरा इतना ख्याल रख रहे हो, तुमने मुझे एक्सेप्ट किया और तुमने कोई डिमांड भी नहीं की। कहता नहीं, जब भी मौका मिलेगा मैं तुम्हारी सेवा करने के लिए तैयार हूँ। सेनली कहती है ठीक है जाकर अपना काम करो, मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ। जैसे ही सेनजी वहां से जाता है, सेनली फिर से अपने सारे सेंसेस खो चुकी थी क्योंकि वो पूरी तरीके से अभी रिकवर नहीं हुई थी। वो जमीन पर गिर जाती है, जो भी टच करती है उसकी बॉडी पर लगता जाता। दूर से सेनजी ये सब कुछ देख रहा था और उसे बहुत ज्यादा दुख होता है। इधर हम
देखते हैं फुरोंग को जो कि सोया हुआ होता है। युलान आती है, कहती है हिज एक्सीलेंस की तुम्हें जरा सी भी चिंता नहीं है, हिज एक्सीलेंस को ढूंढ कर आओ। वो बेचारा किसी तरह उठकर जाता है वहां से। इधर हम देखते हैं ड्रैगन किंग सो रहे होते, फुरोंग आता है, कहता है ड्रैगन एक्सीलेंस कहाँ पर है। वो बताते हैं कि आजकल उनको पता नहीं क्या हो गया है, कल रात को वापस लौट के आए तो मछली ढूंढ रहे थे, मैंने उनको ट्रेजर दिया तो यहाँ से 2 और मछली लेकर गए। फुरोंग तुरंत वहां से पहुंच जाता है उसी जगह पर। सेंजी को पता चल जाता है और सेंजी अपना ब्लैक ब्लैक चेहरा बनाकर बाहर बैठ जाता है। तो फुरोंग कहता है ये आपने क्या रूप बना कर रखा, क्या यहाँ पर कोई डीमन आया है क्या? मैं बहुत पावरफुल हूँ, अभी सब कुछ सही कर दूंगा। कहता है शोर मत करो। और वहां पर फुरोंग का मुंह बंद कर देता है, कहता है ठीक है शोर नहीं करूंगा। तब यहाँ पर सेंजी बताता है कि सेनली वापस आ गई। तो फुरोंग को तो यकीन ही नहीं होता है कि सेनली वापस आ गई, वो भी मर के वापस आ गई। तो उसके सर को टच करने लगता है कि जरूर उसके दिमाग में ही ना कोई गड़बड़ी हो गई होगी। हिज एक्सीलेंस के जो फुरोंग होता है वो भी अपना ब्लैक पूरा अटायर कर लेता है और अपना चेहरा भी ब्लैक कर लेता है। अंदर जाता है, देखता है कि सच में वहां पर सेनली है। कहता है तो बहुत ज्यादा इंजरीज आई हैं, ये कैसे ठीक होगी? कहता है इसको ठीक करने के लिए ही तो यहाँ पर रखा है। फुरोंग कहता है ठीक है, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा, किसी को भी नहीं, आप इस बात से निश्चिंत रहिए। कहता है थैंक यू सो मच, लेकिन अब तुम भी मछुआरे जैसे ही लग रहे हो, मैं भी मछुआरे जैसा ही लग रहा हूँ। वो अभी हम लोगों की आइडेंटिटीज को नहीं जानती और जितने दिन ना जाने उतना ही अच्छा है। फुरोंग कहता है पता चल गया तो? कहता है ये तो अच्छी बात है ना, पता चल गया तो। अब सेंजी सेनली ना गिरे इस वजह से उसने बहुत सारी रस्सियां बांध दी थी ताकि वो पकड़ पकड़ कर आगे बढ़े। और सेनली करती भी वही है, धीरे धीरे रस्सियों को पकड़ कर आगे बढ़ती है। मेज के कोनों पर उसने मोटे मोटे कपड़े लगा दिए थे ताकि उसके नुकोले जो है ना उसको चुभे नहीं। और इधर हम फुरोंग को देखते हैं जो ढूंढ रहा था ऐसी टेक्निक, क्योंकि हिज एक्सीलेंस को जो लाइटनिंग का असर उनकी पीठ पर हुआ था ना, उसकी वजह से उनको काफी दर्द हो रहा था। तो वो उसका कोई न कोई उपचार ढूंढ रहा था, लेकिन उपचार तो मिलता नहीं। युलान होती आ जाती है अपने भाई को लगातार किसी चीज को ढूंढते हुए देखकर वो जान जाती है कि इसके दिमाग में कोई न कोई खुराफात तो चल रही है। क्या करती फिर से फुरोंग को बेहोश कर देती है और उसकी सारी मेमोरीज को देख लेती है कि सेनली जिंदा है। तो वो बहुत खुश हो जाती है और वो तालिस्मान निकाल कर देती है फुरोंग को कि जाओ ये ले जाओ। कहता है अच्छा तुमने मेरे ही सर से निकाला और मुझे ही दे दिया। कहती है मैं बहुत बड़ी फिजिशियन हूँ, जाओ और सब कुछ सही हो जाएगा। बाहर निकलता है, कहता है थैंक गॉड मेरी बहन को पता नहीं चला, वरना है तो बवाल ही कर देती। इधर हम देखते हैं कि सेनली अब लगातार प्रैक्टिस कर रही होती है कि क्लैन को अब खतरे में नहीं डालूंगी, उसे बचाऊंगी। तो सेनली आता है, कहता है इतना चिंता मत करो, सब कुछ सही हो जाएगा। आज वो टच को महसूस कर रही थी, देख नहीं पा रही तो चीक्स उसकी आईज को छूती है। कहता है ये क्या कर रही हो? कहती बस महसूस कर रही हूँ। कहता है महसूस मत करो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कहता है क्या हुआ बताओ। कहती है मुझे वॉशरूम जाना है। तो इस पर सेंजी हंसने लगता है। सेनली अब बिना देखे ही काफी दूर तक जा सकती थी, वापस आ सकती थी। जिस दिन वो सेंजी को देखती उस दिन स्माइल करती। सेंजी रोज उसके लिए फीस बनाता और वो दूर से बस सेंजी को देखती। इधर फुरोंग अभी तक लगातार प्रैक्टिस किया जा रहा था क्योंकि वो हेवेनली ग्रैंडसन है, तो ऑफ कोर्स उसके अंदर ताकत तो होगी ही, लेकिन वो कैसे उस तालिस्मान को ढूंढे जिसके जरिए हिज एक्सीलेंस की पावर है उसे वापस लाया जा सके। युलान देख रही होती है अपने भाई को इतनी मेहनत करते हुए, तो अपना एक तालिस्मान उसको देती है, कहती है जाओ और हिज एक्सीलेंस को सही करो। कहता है ठीक है, मेरी बहन थोड़ी सुधर गई है। इधर हम देखते हैं कि सुबह उठती है सेनली, तो देखती है सेंजी बैठा हुआ है लेकिन काफी उदास है। वहां पर वो चाय पी रही होती तब तक फुरोंग आ जाता है। फुरोंग जब सेनली को सामने देखता है तो थोड़ा सा शांत हो जाता है। सेंजी कहता है चुप बैठो, चलो अपना काम करो। और वहां पर सेनली नाटक करती है कि उसे नहीं दिखाई दे रहा है, बट आज उसका देखने वाला सेंसेस काम कर रहा था, तो वो देख सब कुछ रही थी लेकिन बहाना बनाकर बैठ जाती है। पर सेंजी कहता है क्या हुआ मुझे बताओ। कहता है मैंने ढूंढ लिया है, युलान ने मेरी बहुत मदद की है। तो सेंजी कहता है 1 मिनट। सेनली को खाना देकर आता है और बाहर बैठ जाता है। उसकी पीठ पर बहुत ज्यादा घाव होते हैं, ये देखकर सेनली को बहुत बुरा लगता है कि उसकी वजह से उसने इतना कष्ट सहा। वो किनारे किनारे टहला करती है, कहती है कि हमेशा मेरी वजह से तुम्हें घाव लगते हैं, दर्द होता है, आखिर तुम कितना दर्द बर्दाश्त करोगी मेरी वजह से। वो फिर से जाता है मछली पकड़ने के लिए। और इधर हम ड्रैगन किंग के पास देखते हैं कि फिर से संदेशा आता है कि जो हिज एक्सीलेंस है फिर से फिश पकड़ने के लिए गए हैं। कहते हैं बार बार तो फिश हिज एक्सीलेंस पकड़ने नहीं जा सकते, इस बार जरूर कुछ और होगा। जाओ और ट्रीजर से फिर हिज एक्सीलेंस को भर दो। अब हिज एक्सीलेंस के पास पूरा ट्रीजर का भंडार इकट्ठा हो जाता है। पीछे से सेनली आ जाती है, कहती ये सब क्या है। कहता मुझे भी नहीं पता है ये क्या है, मैं तो मछली पकड़ने गया था। तो सेनली कहती कोई बात नहीं, हम इनमें से कुछ पर्ल ले लेते हैं और चलकर कुछ फिशेस खरीद लेते हैं।
वो पर्ल लेने चलती है, तभी नीचे गिर जाती है तो सिंह जी पीछे से रोक लेता है। पर्ल लेकर मार्केट में जाता है फिश खरीदने के लिए। लोफर लोग आ जाते हैं, मीन्स अगर इन्हें कहा जाए तो गली मोहल्ले के गुंडे टाइप में। सिंह जी के हाथ में वो पर्ल्स देखते हैं ना, इतनी महंगी, कहते हैं मुझे दे दो, जितनी फी चाहिए उतनी ले लो, लेकिन सिंह जी देने से मना कर देता है और वहां से सेनली का हाथ पकड़कर जाने लगता है। तभी उनमें से एक लड़का सेनली को देखता है तो देखता ही रह जाता है और अपने बाल बाल सेट करने लगता है कि मैं ही इसके लायक हूँ, तुम कितनी सुंदर हो, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा हूँ। सेंग जी एक मुक्का मारता है और दूर जाकर गिर जाता है, कहती है थैंक यू सो मच। लेकिन सेंग जी को नहीं पता था कि सेनली को सब कुछ पता है उसके बारे में। कहती है कि तुमने मेरी बहुत देखभाल की, मैं बहुत खुश हूँ। अब वो घर आती है और कहती है कि तुमने मेरे लिए इतना कष्ट सहा, इसके लिए मैं क्या ही करूँ। लेकिन वो तीनों जो लड़के थे ना, अभी सुधरे नहीं थे, वो अपना बदला लेने के लिए पहुंच जाते हैं सिंह जी के घर। जैसे ही वहां पर जाते हैं तो सबसे पहले कहते हैं कि तुम उस आदमी को ढूंढो और मैं उस औरत को ढूंढता हूँ। वो डंडा लेकर जाता है सिंधी के रूम के अंदर। सिंधी बैठ जाती है, कहती है क्या करने आए हो। मैं जो है यहाँ के चीफ का एल्डेस्ट सन हूँ, मीन्स उस गाँव के मुखिया का वो बेटा होता है। कहता है देखो मैं तुम पर बहुत ही ज्यादा फिदा हो गया हूँ, मैं तुम्हारे उस आदमी से बेटर ही लगता हूँ, तो क्यों ना हम दोनों साथ में बिस्तर पर लेट जाते। तो नीचे का शॉर्ट्स होता है ना, उसे निकाल देता है। जैसे ही निकालता है तो यहाँ पर सिंह जी आता है और सिंहली की आंखों पर हाथ रख लेता है। कहता है तुम्हें सब देखने की जरूरत नहीं है, और वहां पर सिंह जी उसका बुरा हाल कर देता है। इधर हम मुफेंग को देखते हैं जहाँ पर फू सिंह फिर से उसको भड़का रहा होता है कि तुम्हारी इंटेंशन क्या है, मुझे बता दो यंग मास्टर। पूरी तरीके से जानता हूँ कि आप उस लड़की को बचाना चाहते हैं, लेकिन आपको नहीं पता है क्या कि उसके अंदर अजूरे पाल्स है, जब तक अजूरे पाल्स नहीं मिलेगी तब तक हम लोग कुछ नहीं कर सकते। इधर हम सेनली को देखते हैं जिसको पुरानी यादें बार बार तड़पा रही थी कि वो ना कुछ देख पा रही है ना सुन पा रही है। उसे इस बात पर बहुत रिग्रेट हो रहा होता है और उसके पसीने छूट रहे होते हैं। सेन जी आता है, उसको गले से लगा लेता है। जब काफी देर बाद सेनली उठती है तो उसको अपने पास देखकर बहुत खुश हो जाती है। इधर हम देखते हैं कि हिज एक्सीलेंस फिर से ड्रैगन किंग की जगह पर पहुंच जाते हैं। कहते हैं जाओ पता करो कि सेनली को कैसे ठीक किया जाए, क्योंकि मैं उसे इस हालत में नहीं देख सकता हूँ। कुछ लड़के सुना करते हैं उसकी बातें। हम देखते हैं फुरोंग फिर से जाता है यूलान के पास और यूलान को इग्नोर कर रहा होता है। उसकी सिस्टर उसके पीछे कुछ ज्यादा ही पड़ी है। पूरे दिन रात मेहनत करने के बाद भी उसको कोई मेथड नहीं मिलता है। वहां पर फुरोंग सो जाता है। जब वो उठता है तो देखता है वहां पर बुक रखी है, क्योंकि यूलान ने उसे वो बुक दे दी थी जिसके जरिए अब सेनली को ठीक किया जा सकता था। इधर सेनली भी उठ जाती है सुबह। कहती है कि क्या तुम यहाँ से गए ही नहीं। कहता है नहीं, बस मैं तुम्हारी देखभाल कर रहा था। मन में सोचती है कि मैं क्या तुम्हारे इन सारे इमोशंस को अपने पास रख पाऊंगी। जो फूसेंग के आदमी होते हैं ना, वो सिनली को ढूंढ रहे होते हैं लगातार और उसका पोर्ट्रेट भी बनवा लिया होता है। लेकिन वो जो तीनों गुंडे होते हैं ना, पहचान लेते हैं कि ये लड़की सामने वाले घर में रहती है, ये डीमन से कम नहीं है। अब वो सारे के सारे जितने डीमन होते पहुंच जाते हैं सेनली के पास। आते हैं तो सेनली कहती है दूर हट जाओ, अगर तुम लोग जिंदा रहना चाहते हो तो दूर हट जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कहते हैं कि अच्छा तो तुम्हें लगता है कि यहाँ पर कोई डीमन है, वो भी थर्ड रेट डीमन, जो तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन मुझे इतना पता है कि कोई भी तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है। वो उनके ऊपर अपनी पावर का यूज करते हैं और जैसे ही पावर का यूज करते हैं तो वो पावर तो आगे बढ़ती ही नहीं। कहता है इम्पॉसिबल है, ऐसे कैसे हो सकता है, आखिर तुम्हें कौन बचा रहा है। पीछे बैठा होता है सिंह जी, और ये असल में सिंह जी की ही टेक्निक थी, वाटर हाल्टिंग स्पेल, जिसके जरिए किसी को भी बर्फ में तब्दील किया जा सकता था। सिंह जी कहता है तुम लोग तो मेरी टेक्निक को ऐसे यूज कर रहे हो जैसे ये फ्री में मिल गई है, लेकिन इसका सही से यूज करना मैं तुम लोगों को बताऊंगा। वो उसके ऊपर वाटर हाल्टिंग का उपयोग करता है ना, तो वो तुरंत बर्फ में बदल जाता है। कहता है जाओ और फूसेन से कह दो कि मैं उसे ढूंढ रहा हूँ, वो मेरे हाथों से नहीं बचेगा। यहाँ पर जो सेनली होती खड़ी होती तो सिंह कहता है तुम्हें इधर उधर जाने की जरूरत नहीं, इतना याद रखो कि अभी बहुत कठिन टाइम चल रहा है तो तुम्हें यहीं पर रहना पड़ेगा। उन लोगों को जाने क्यों दिया। मोफेंग भी उन्हीं के साथ है। कहता है कि देखो जब तक तुम्हारी इंजरी सही नहीं हो जाती तब तक तुम्हें यहीं पर रहना पड़ेगा। सेनली का मन हो चुका था कि वो तुरंत ही वापस जाए इमोर्टल रेलम, ताकि वो फुरोंग से शादी कर सके। सेंजी कहता है शादी करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि सबको पता है कि लॉर्ड बाइचेंग की डेथ हो चुकी है और शादी कैंसिल हो गई है। फुरोंग आ जाता है, कहता है कि मुझे मेथड मिल गया है कि सेनली को कैसे ठीक करना है, लेकिन मेडिसिन नहीं मिली है। कहता है क्या मतलब मेडिसिन नहीं मिली, तो क्या मिला है। कहता है कि एक न्यूज मिली है जिसके जरिए इसको सही किया जा सकता है। हमें स्नो माउंटेन पर चलना पड़ेगा, नॉर्थ में है। हम लोग वहां पर जाएंगे और मिस जिन इसके अंदर के जो भी कमियां हैं उसको दूर करेंगे। कहते हैं अच्छा चलो ठीक है, हम लोग ये प्लान भी कर लेते हैं। सिल्ली कहती है कि ये सुटेबल होगा। कहता है हाँ करना तो पड़ेगा, क्योंकि यही एक रास्ता है। वो लोग वहां से निकल पड़ते हैं। इधर हम फूसेंग को देखते हैं।
की बॉडी पर उसकी बॉडी पर कब्जा पा चुका था। तभी वहां पर उसके सैनिक आते हैं, बताते हैं कि जो हिज एक्सीलेंस है वो आपको ढूंढ रहे हैं। और वो सैनिक भी आता है जो बर्फ में बदल चुका होता है, कहता है कि इसे कैसे ठीक किया जाए। वो कहता है इसे ठीक करने का सिर्फ एक रास्ता है, वो रास्ता ये है कि मिस जिन के अंदर गोल्डन एलिक्सियर है जिसे हमें जल्द से जल्द पाना होगा, उसी के जरिए हम इस टेक्निक से छुट्टी पा सकते हैं। अब हम स्नो माउंटेन को देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे होते हैं। सेनली और सेंगजी भी वहाँ से वो लोग शॉर्ट ट्रिक लेकर पहुंचने वाले होते हैं मिस जिन के पास। हमें असल में पता चलता है कि मिस जिन भी एक डीमन ही है, लेकिन वो लोगों की हेल्प करती है और वो उसका हाथ पकड़ता है और आगे की तरफ बढ़ने लगता है। जैसे ही गेट पर जाता गोल आकृति बनी होती है और बहुत सारी पेंटिंग्स लगी होती हैं। जैसे ही मिस जिन अंदर से जो है हिज एक्सीलेंस को देखती हैं, लड़के के अटायर में होती है, उनको अंदर बुला लेती हैं। अंदर जाते ही मिस जिन कहती है मुझे पता है कि बहुत जरूरी काम होगा, इसी वजह से आप यहाँ पर आए हैं। आप बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ लेडी, मुझे बताइए। हम देखते हैं कि जो मिस जिन होती है ना, वहाँ पर वो हिज एक्सीलेंस से गेम खेलने के लिए कहती हैं, लेकिन हिज एक्सीलेंस गेम खेलने के मूड में तो होते ही नहीं है क्योंकि वो चेस की तैयारी कर रही थी। तो यहाँ पर जरा सी भी देर लगाते हुए हिज एक्सीलेंस बताते हैं कि मैं सेनली को ठीक करने के लिए आया हूँ। तो मिस जिन कहती है अच्छा ठीक है, चलो मैं देख लेती हूँ कि तुम्हारे अंदर क्या इंजरीज है। वो उसकी जैसे ही नब्ज पकड़ती है तो जान जाती है कि इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि जो इसके अंदर अजूरे पल्स है वो इससे कनेक्ट नहीं कर पा रही है और इसके अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो पा रही। इसी वजह से जो है इसको इतनी दिक्कत हो रही है। लेकिन तुम इस लड़के को इतना ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हो, ये तो अच्छी बात है। अब वो उसे इम्प्रूव करने के लिए कहती है, लेकिन इसके बदले में उसे चाहिए कुछ खास, जो कि वो डिमांड करती है सेंगजी से कि मुझे वो दो। वो एक स्टार चाहती थी डिवाइन रियलम से, लेकिन सेंगजी मना कर देता है। बट सामने फिर से देता है कि सेनली की तबीयत खराब है, तो कहता है ठीक है मैं लाने की कोशिश करूंगा, बस तुम इसको रिकवर कर दो। कहती है कल से प्रोसेस शुरू होगा। तो सेंगजी कहता है कल से नहीं आज से ही, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इसकी सेंसेस वापस लौट आए देखने सुनने और बोलने के। कहती है ठीक है। सामने से वो कुछ पाउडर टाइप लाती है, उसको रखती है सामने। सेंगली के माथे पर वो जैसे ही पाउडर लगता है ना, तो उसके सारे सेंसेस वापस आ जाते हैं। कहती थैंक यू सो मच। अब वहाँ पर सेंगजी कहता है तुम पूरी तरीके से ठीक हो, बस अपना ध्यान रखना। सेंगजी से कहती है तुम बाहर जाओ, लेकिन वो जाने को तैयार नहीं होते। कहती है अच्छा तो आपको जलन हो रही है क्या, बताइए जलन हो रही हो भी, एक लड़की से जलन क्यों हो रही है, और यार लड़की ही तो लड़की का इलाज कर रही है ना, तो आपको ना इतना ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन सेंगजी सेनली को छोड़ने को तैयार नहीं था। तो इस पर मिस जिन कहती है देखो जाना तो पड़ेगा, क्योंकि मैं इसके कपड़े निकालने वाली हूँ और वहाँ पर तुम खड़े नहीं रह सकते हो। ये सुनना था कि सेंगजी मान जाता है कि चलो ठीक है मैं बाहर ही खड़ा होकर इंतजार करूंगा। कहती है 5 दिन का प्रोसेस है और 5 दिन बाद ये तुमसे मिलेगी। हाथ पकड़कर अंदर लेकर आती है। वहां पर एक पोर्टल बना होता है। कहती है ये क्या है। कहती है एक डीप पोर्टल है, इसे सील किया गया है माउंटेन के उस पार। इसमें मेरी नेगेटिव एनर्जी है, जो भी यहाँ पर गया वो वापस नहीं आता है, वो अंदर ही कैद हो जाता है। कहती है चलो अपनी प्रक्रिया पूरी करो। उसे ड्रिंक देती है। ड्रिंक पीकर वो बैठ जाती है और बाहर सेंगजी इंतजार किया करता है। कहती है कि हिज एक्सीलेंस बहुत ही ज्यादा एंग्री हो रहा है, उनको गुस्सा आ रहा है, बट अच्छी बात है कि तुम्हारा मैच मेकिंग उनके साथ है। वो बाहर इंतजार किया करता है और 5 कलर लोटस लेती है और उसकी बॉडी के साथ जो है कनेक्ट करने लगती है अजूरे पल्स को, क्योंकि उसकी बॉडी गर्म है और जो डीमन की बॉडी वो बहुत ठंडी है। तो किसी भी तरीके से वो कांटेक्ट दोनों के बीच करना चाहती थी कि तुम्हें किसी तरह एक दिन और अपने ऊपर काबू रखना है। लेकिन वो बेहोश होकर गिरने लगती है ना, जल्दी तुम्हें नीचे गिरने की जरूरत नहीं है। फिर से वो अपना लोटस सामने निकालती है और प्रैक्टिस करना शुरू कर देती है। कहती है कि मैं तुम्हें इस तरह कष्ट में नहीं देख सकती हूँ, वैसे भी मैं बहुत ही काइंड हार्टेड पर्सन हूँ, तो तुम्हारा इलाज मैं खुद कर देती हूँ। और वहाँ पर वो अपनी पावर के जरिए ना उसको पावर देने लगती। मैं बहुत स्ट्रॉन्ग फील कर रही हूँ, स्पिरिचुअल पावर मेरे अंदर इतनी जल्दी मर्ज क्यों नहीं हो रही है, मुझे तुम बताओगे कि आखिर क्या रीजन है। तो पर मिस जिन कहती है अच्छा तो तुम लॉर्ड बाईचंग हो जो इस पावर के साथ ही पैदा हुई हो, लेकिन शायद तुमने कोई और पावर यूज की है इससे पहले, इसी वजह से अजूरे पल्स और ये पावर जो है दोनों आपस में क्लैश कर रही हैं। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है, होलीनेस ने खुद मुझे अजूरे पल्स दी थी, तो वो क्या सब कुछ जानती है या फिर वो मुझसे कुछ छिपा रही है। इधर बाहर आती है तो देखती है कि वहां पर सेंगजी बैठा हुआ होता है, तो जानबूझकर उसे चिढ़ा रही होती है कि सिंपल सी बात है, देखो मैं उसके साथ ना बस अपना टाइम स्पेंड कर रही हूँ, चिंता करने की जरूरत नहीं है और जेलस तो बिल्कुल मत फील करो। अभी अंदर जाती है और तो उसको देखा करती है पूरे टाइम। कहती है तुम्हारी बॉडी पर तो बहुत बड़े बड़े घाव हैं, तुम तो बहुत ही भयानक वॉरियर हो, लेकिन मुझे तो जलन हो रही है कि काश मैं भी ऐसी वॉरियर हो सकती।
सेनली कहती है प्लीज ट्रीटमेंट स्टार्ट करो, बकवास कम करो। कहती है ठीक है। इधर सेंग जी अभी भी बाहर बैठा हुआ होता है, लेकिन अंदर मिस जिन बार बार सेनली के साथ अपनी बातें शेयर कर रही होती है। कहती मैंने तुम्हारे अंदर की जो है एनर्जी महसूस की है, लेकिन तुम्हारे अंदर कोई डीमन कोर है। कहती क्या मतलब डीमन एनर्जी मेरे अंदर कैसे आ सकती है? कहती ये तो मुझे नहीं पता है, जैसे देखो मेरा डीमन कोर है। तो यहाँ पर सेनली कहती है तुम अपना डीमन कोर इधर उधर क्यों रखती हो? पता है ना एक बार डीमन कोर खो गया तो तुम्हारी डेथ भी हो सकती है। मिस जिन कहती है मैं ऐसी वैसी डीमन नहीं हूँ, मैं इसे अपने पास रखकर जिंदा रह सकती हूँ। अब मिस जिन कहीं ना कहीं सेनली के दिमाग में एक चीज तो डाल देते हैं कि हर होलीनेस तुमसे कुछ ना कुछ छिपा रही है। इधर फूसेंग भी अब बढ़ चुका था माउंटेन की तरफ। इधर सेंग जी बाहर बैठा चाय पी रहा होता है और उसे भी एहसास हो जाता है कि वहां पर नेगेटिव एनर्जी आ चुकी है। इधर सेनली का लास्ट डे होता है, वो अपने आप को पूरी तरीके से प्रिपेयर कर रही होती है, लेकिन मिस जिन जान जाती है कि बाहर कोई आया हुआ है। कहती है इतना ध्यान भंग मत करना और मैं इन लोगों से निपट लूंगी, शायद ये लोग मरने के लिए ही आए हैं। बाहर फूसेंग अपनी पूरी आर्मी के साथ वहां पर आ जाता है, कहता है अटैक करो। अटैक करने के पहले ही वहां पर मिस जिन सामने आ जाती है। कहती किसकी इतनी हिम्मत, ये लोग यहाँ पर मरने आ गए। मैं 1000 साल से यहाँ पर हूँ, लेकिन आज तक इस तरह किसी ने मेरी मामले में हस्तक्षेप नहीं किया। फूसेंग हंसने लगता है, कहता है आज ही हस्तक्षेप होगा। कहती है ठीक है। वो अटैक करने चलता है तो वहां पर जो बहुत सारी पेंटिंग्स लगी होती है ना, तो उनके बीच में एक चक्रव्यूह टाइप तक तैयार कर देती है 6-7 गोलों का, जिसके बीच में सैनिक फंस जाते हैं। उस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए फूसेंग अपनी पावर का यूज करता है तो मिस जिन हैरान रह जाते हैं कि वाह क्या बात है, तुम्हारे पास में ये पावर है। अभी वहां पर लड़ाई हो ही रही थी, लेकिन फूसेंग को एहसास हो जाता है कि जो गोल्डन पर्ल है मिस जिन ने अपने पीछे ही छिपा रखी है, तो हंसने लगता है। इधर अंदर सेनली प्रैक्टिस कर रही होती है तो उसे लगता है ना कि कोई उसके ऊपर आक्रमण करने वाला है। कहती है कौन है? तो वो देख लेती है कि ये तो वही सैनिक है जो कुछ दिन पहले जिस पर सेंग जी ने आक्रमण किया था। कहती मैं इससे अभी तो नहीं लड़ सकती क्योंकि मेरी पावर बहुत कमजोर है। तो वो क्या करती है ना, उसे धक्का दे देती है और वो पोर्टल के अंदर चला जाता है। तब तक सेंग जी भी आ जाता है, कहता है कि ध्यान रखो। इतना कहना था कि वो डीमन निकलता है, वही लेकर उस पोर्टल के अंदर चला जाता है। सेंग जी भी बिना देर के उस पोर्टल के अंदर चला जाता है और बाहर अभी भी लड़ाई हो रही होती है। मिस जिन कड़ाके का टक्कर दे रही होती है, लेकिन क्योंकि जो फूसेंग होता है उसको पर्ल मिल चुका होता है तो वहां से वो चला जाता है। मिस जिन है वो सर्प जाति की डीमन है, वहां पर वो अपनी पूरी पावर एक्टिव करती है, सारे के सारे डीमन भाग जाते हैं। सेंग जी को देखते हैं जहाँ पर सेनली अभी भी गहरी नींद में होती है। जब वो उठती है तो देखती है उसके अंदर आके कहती है कि मिस जिन ने कहा था कि यहाँ पर उसकी नेगेटिव एनर्जी और बहुत सारे डीमन भी हैं, तो यहाँ से निकलना नामुमकिन होगा। कहता हाँ ये एक तरह की सील क्रिएट की गई है और यहाँ पर निकलने का द्वार सिर्फ एक है जो मिस जिन जानती है। ऊपर से मिस जिन कहती है देखो तुम लोग अब अंदर चले गए हो तो मैं बाहर तो निकाल नहीं सकती। कहती है रास्ता है लेकिन वो पहाड़ों के बीच में है, मैं उसे ढूंढने जा रही हूँ, तब तक तुम का ख्याल रखो क्योंकि वो बहुत कमजोर है। सेंग जी कहता है ठीक है। वो उसे पैगी बैग बनाकर लेकर जा रहा होता है, लेकिन सेंग जी नोटिस करती है कि उसके पीछे पीठ से ना बहुत ज्यादा ब्लड निकल रहा होता है। कहती है मुझे नीचे उतारो। सेंग जी कहता है क्यों ऐसी बकवास कर रही हो? कहती मैंने कहा ना नीचे उतारो, मैं पैदल चल सकती हूँ। इधर फूसेंग को गोल्डन पर्ल मिल चुकी थी, अब उसे अजूरे पर्ल ही चाहिए थे। वो जानता है कि सेनली भी इस टाइम घायल है और जो सेंग जी है वो भी घायल है, तो ये सही टाइम है कि उनके ऊपर आक्रमण किया जा सके। जो सेनली और सेंग जी होते एक जगह पर जाते, कहती ये कौन सी जगह? वो कहता है ये स्नेक एरिया है, यहाँ पर हम लोग बैठकर थोड़ी देर अपना मेडिटेशन कर सकते हैं। लेकिन की बॉडी के अंदर से बहुत ज्यादा हीट निकल रहा था, क्योर करने की कोशिश कर रहा था, उसको पीछे से पकड़ लेता है। कहता है प्लीज अपनी आंखें बंद करो और एनर्जी को महसूस करो। वो आंखें बंद करके बैठी होती है। जब काफी टाइम बीत जाता है अचानक से ऐसे लगता है कि उसे किसी ने बुलाया। सेंग जी कहता है किसी भी बात पर ध्यान मत दो क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी है जो तुम्हें अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करेंगी, लेकिन इतना याद रखो कि तुम्हें अपने माइंड पर कंट्रोल करना है। वो जैसे फिर से आंखें बंद करती, फिर से वहां पर डीमन आ जाते हैं। जो डीमन परछाई के रूप में वहां पर होते हैं, वो डीमन कहती है कि अगर तुम्हें अपनी एनर्जी वापस पानी है सेंग जी के साथ फिजिकल हो जाओ। कहती है क्या बकवास कर रही हो, ऐसा मैं कभी नहीं कर सकती। कहती है करना तो पड़ेगा ही, देखो तुम्हारे अंदर भी डीप फीलिंग है, सेंग जी के अंदर भी डीप फीलिंग है, तो तुम दोनों एक दूसरे से कांटेक्ट बना लो, देखो सब कुछ सही हो जाएगा। दोनों तरफ से डीमन उसको परेशान कर रहे थे और सेंग जी के पास भी सेम वही डीमन होते हैं कि नेचुरल लॉ के खिलाफ तो तुम नहीं जा सकते हो, क्योंकि सेनली से तुम इतना प्यार करते हो, क्यों ना दोनों लोग आपस में मिल जाओ, तुम्हारी डिजायर ही यही है।
सेनली आंखें खोलती है, कहती है कि मुझे तुमसे कुछ कहना है। तो सेंजी पीछे से कान में कहता है कि मैं जब से तुमसे मिला हूँ मैं तब से तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें अब दोबारा खोना नहीं चाहता हूँ। तो उसे पलट कर किस कर लेती है, कहता है ये सही नहीं है, तुम्हें अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल करना पड़ेगा, गलती नहीं कर रही हूँ, मुझे तुम्हारे साथ अपना टाइम स्पेंड करना है। दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और भूल जाते हैं वो सारी बातें कि जो नेचुरल लॉ है उसके खिलाफ, उसके विरुद्ध और उसको तोड़ने का प्रयास को सेंजी कर रहा है। और सेनली को तो वैसे भी होश नहीं होता है। दोनों वहां पर अपनी नाइट स्पेंड करते हैं, लेकिन इसकी वजह से इधर जितने भी एम्बलम रखे होते हैं ना उनके बीच हलचल शुरू हो जाती है। इधर हम देखते हैं मिस जिन पहाड़ों के बीच पहुंच जाती है, सोचती है मुझे रास्ता ही नहीं मिल रहा है, पता नहीं कहाँ पर है रास्ता। सेनली और सेंजी दोनों एक साथ लेटे हुए होते हैं, कहती है मुझे लगता है मेरी पूरी पावर वापस आ गई है, लेकिन हमें वापस चलना चाहिए। तो वो उसको किस कर लेता है, कहता है पागलों वाली बातें क्यों कर रही हो, अभी तो यहाँ पर हम लोगों ने इतना अच्छा टाइम स्पेंड किया। कहती है नहीं, यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकती। कहता है अरे यार, मैं तुम्हारी जैसी औरत से कभी नहीं मिला जो इतने बढ़िया टाइम को भी वेस्ट कर रही है। कहती है वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, चलो से यहाँ से। तब यहाँ पर सेंजी कहता है मैंने जितने भी चिन्मय देखे हैं, जितने भी मियाजमा देखे हैं, उनमें मुझे एक चीज जो है बहुत कॉमन लगती है, जो मुझे पास्ट की याद दिलाती है। सेंजी बताता है कि आज से हजारों साल पहले चिन्मय जो है अपेयर हुए थे इमोर्टल रियलम में। इमोर्टल रियलम के पहले राजा थे लुई मिंग, उन्होंने एक सीक्रेट टेक्निक का खोज किया था जिसके जरिए वो बहुत सारे चिन्मय का निर्माण करना चाहता था और बहुत सारे मियाजमा उसने बनाए थे जिसके जरिए वो अपने आप को बहुत पावरफुल साबित कर सके और वो तीनों रियलम पर अधिकार जमा सके। इसके जरिए वो बहुत स्ट्रांग होता जा रहा था, धीरे वो अपनी पावर बढ़ाता गया, लेकिन डिवाइन रियलम ने उसका साथ नहीं दिया। फिर मुझे ये आदेश दिया गया कि मुझे उसे रोकना ही पड़ेगा, तब मैंने जाकर सारे के सारे मियाजमा और चिन्मय बंद किए थे। कहती है ऐसे कैसे हो सकता है, इसी वजह से वो भेड़िया उस चिन्मय के अंदर से निकला था। कहता है ये इतना आसान भी नहीं है, जरूर फूसेंग उसे दोबारा खोलने की कोशिश कर रहा है। कहती है फूसेंग, लेकिन क्या सच में वो ऐसा कर सकता है, उसके पास ऐसी ताकत है। कहता है जो वाटर हर्टिंग प्रैक्टिस थी उसने वो भी तो लिया था। कहती है आखिर उसे ये टेक्निक पता कैसे चली कि जो मिस जिन होती है ना रास्ते से जा रही होती है और फूसेंग उसका पूरे टाइम पीछा कर रहा होता है। हम सेंजी को देखते हैं जो बताता है कि जब मैं मॉर्टल वर्ल्ड में था तो चेंगरेन को ये टेक्निक सिखा रहा था, क्योंकि ये टेक्निक 2 ही 3 लोगों को पता थी, तब वहां पर फूसेंग ने भी शायद चोरी चुपके ये टेक्निक सीख ली होगी। सेनली कहती है वो बहुत ही चालाक है, इसी वजह से वो ये टेक्निक यूज कर रहा है। अब वो सुटुएन अब्बेस की बात करती है कि हम लोगों ने उन सब चीजों को तो सही कर दिया है, लेकिन वो अचानक अब वो रुकने वाला नहीं है, वो सुटुएन अब्बेस खोलने की जरूर कोशिश करेगा। जो मिस जिन होती है ना उन्हें दरवाजा मिल जाता है, वो अंदर जाती हैं और वहां पर देखती हैं कि सेनली और सेंजी खड़े हैं, लेकिन उन दोनों को देखकर कहीं न कहीं मिस जिन को शक होने लगता है कि जरूर कुछ न कुछ ना इन दोनों के बीच हुआ है, क्योंकि मिस जिन ने सेनली का हाथ पकड़ रखा था। कहती क्या हुआ, कुछ तो तुम्हारे अंदर पावर लग रही है। कहती मेरी पावर वापस आ गई। कहती कैसे आई। सेंजी अपना मुंह छिपाने लगता है, भी डीमन थे ना अंदर, वो बहुत स्पीड में बाहर निकलते हैं। सेनली कहती ये क्या है। कहती आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि यहाँ का एक भी डीमन बाहर जा पाया हो। जब तक उसकी डिजायर पूरी ना हो, तुम दोनों में से किसी ने उसकी डिजायर पूरी की है ना। सेंजी फिर से अपना मुंह छिपाने लगता है, कहता है क्या पता कोई और चीज मिली हो। कहती मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही हूँ, वैसे इतना शर्माने की क्या बात है। सेनली कहती नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। कहती मुझे पता है। वो हंसने लगती है, पर मिस जिन कहती है मुझे तो जाना पड़ेगा क्योंकि मेरी इनर कोर चोरी हो गई है और फूसेंग चुरा ले गए हैं। आखिर उसका क्या मकसद था मुझे ये तो नहीं पता है, लेकिन मुझे उसके पीछे जाना पड़ेगा। तुम लोग अपना रास्ता भी यहाँ से आगे की तरफ खुद तय कर लो। जैसे ही वो लोग बाहर निकलते हैं तो उन लोगों को एहसास हो जाता है कोई ना कोई तो पीछे है। सामने से मुफेंग आ रहा होता है। सेनली कहती है मुफेंग, लेकिन जैसे ही मुफेंग बोलता है ना तो वो जान जाती है कि ये मुफेंग नहीं, ये फूसेंग है, जिसकी बॉडी पर पूरी तरीके से फूसेंग ने कब्जा कर लिया है। यहाँ पर सेंजी बताता है कि तुम इसके बहकावे मत आना। फूसेंग कहता है तुम्हारे अंदर तो कोई पावर बची नहीं है, इसीलिए तुम जितनी जल्दी हो सके अजूरी पर मुझे दे दो। लेकिन वो भूल चुका था, सेनली की पूरी पावर वापस आ चुकी है। वो फूसेंग पर अटैक करती है, जिधर भागता उधर के ऊपर वो पावर अटैक करती रहती है। वो सोचता है मन में कि इसके अंदर अजूरे पर पूरी तरीके से समाहित हो चुकी है, मैं इसकी टक्कर का नहीं हूँ, इसलिए मुझे अभी यहाँ से भागना पड़ेगा। वो वहां से भाग जाता है तो सेनली सेंजी के पास जाती है, कहती है उसे तो ढूंढना पड़ेगा। दोनों ढूंढने लगते हैं, लेकिन सेंजी पहले ही पहुंच जाता है फूसेंग के पास और उधर फूसेंग अभी भी भड़का रहा होता है कि देखा जो बाईचेंग है उसने तुम्हारे लिए जरा से भी मर्सी नहीं दिखाई हो, तो तुम्हें भी मारना चाहती थी, अभी भी तुम उसका साथ देना चाहते हो। कहता है जाओ यहाँ से।